हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंस्पायर स्टडी। आज हम लोग बीएसएससी कार्यालय परिचारी यानी ऑफिस अटेंडेंस के लिए मैथ के क्लास नंबर 36 को डिस्कस करेंगे। साथियों, इसके पहले ऑलरेडी आपका मैथ का क्लास आपको 35 तक ऑलरेडी मैंने कवर करा रखा है। अगर आप नए छात्र हैं, इस क्लास को करने के बाद आप प्ले लिस्ट में जाकर के पिछले क्लास को अटेम्प्ट कर सकते हैं। साथियों, मैथ का जितनी भी क्लास आपको प्रोवाइड किया गया है, आप रेंडमली किसी भी क्लास को आप कवर कर सकते हैं। सभी क्लास में आपको 100% आपको समझ में आएगा। रीज़न ये है कि जितनी भी क्लास और जितने भी क्वेश्चंस का आपको सॉल्यूशन कराया गया है, सभी में एक ही मेथड का यूज़ किया जाता है। जो दिया रहेगा उसकी तुलना उससे करना है और जो निकालना रहेगा उसको आप गुना करेंगे। 95% जो आपका क्वेश्चन है एक ही मेथड से आपका सॉल्व हो जाता है और मैक्सिमम आपका 2 से आपका 3 लाइन में, 4 लाइन आपका कभी नहीं होगा। तो ऐसे में क्या होता है कि जो नए छात्र हैं, कभी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के फील्ड में एंट्री नहीं किए हैं, 100% आपको चीज़ें यहाँ पर आपको समझ में आती है। क्योंकि एक ही मेथड का सभी क्वेश्चन में अप्लाई किया जाता है, इसलिए ताकि जो नए छात्र हैं जिन्होंने कभी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी नहीं करी है, उनको भी 100% चीज़ें समझ में आए। 5% जो आपका क्वेश्चन है, इसमें आपका बेसिक मेथड का अप्लाई किया जाता है, जो कि आपका रूल पर आपका लागू नहीं होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी के हुए क्लास को शुरुआत करते हैं। गुड मॉर्निंग आप सभी लोगों को। आपका डेडिकेशन और आपका माइंड का कंसंट्रेट पूरी तरीका से हमारी क्लास पर होनी चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। देखिए, आज के सेशन का जो कटअप है ये आपका 20+ आपका डिसाइड किया गया है। अगर आप 20+ सही कर देते हैं तो आपकी तैयारी को बेहतर मानी जाएगी। और कल जिन भी छात्रों ने शाम में 7 बजे लाइव टेस्ट को कवर किया था, अब आपसे भी लोग देख लीजिए उस समय का जितना भी आपका नंबर आया था, और अभी आपका मैथ में अगर आप 20+ सही कर देते हैं तो निश्चित तौर पर आपका 70 के आसपास आपका मार्क्स आ जाता है, जो कि आप कटअप के दायरे को पार कर लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं। देखिए कि आप इनमें से 20+ अगर आप सही कर देते हैं तो यानी आप कटअप के दायरे को पार कर लेते हैं। तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। फटाफट आप सभी लोग यहाँ से क्लास को रोक करके आप बनाने का प्रयास करेंगे। देखिए, इसके लिए मैंने एक सिंपल सा आपको जो है ट्रिक बताया है कि इस तरह के अगर क्वेश्चन आता है, इसके लिए आपका 2 मेथड होता है। एक आपका XY मान करके आप बना सकते हैं। अगर आप X मान करके भी बनाते हैं तो भी बनेगा, लेकिन इसका लेंदी प्रोसेस होता है। इस कारण से मैंने आपको बताया है कि हमेशा याद रखिएगा कि जो आपका यहाँ पर टर्म दिया रहता है, इसको सबसे पहले आप यहाँ पर लिख देंगे। देखिए, 3900 आपका 39 यहाँ पर दिया गया है तो लिख दीजिए। जितना पर आपका रेकरिंग नहीं है, तो रेकरिंग किस पर नहीं है, तो आप यहाँ पर देखेंगे 39 पर आपका रेकरिंग नहीं है, तो जिसमें रेकरिंग नहीं है उसको आप यहाँ पर घटा देंगे। अब जितना संख्या पर आपका रेकरिंग रहता है उतना आप नीचे में यहाँ पर 9 डाल दीजिए, और जितना संख्या पर रेकरिंग नहीं रहता है उतना आप 0 डाल दीजिए। तो ऐसा 2 अंक है जिस पर कि आपका रेकरिंग नहीं है, तो यहाँ पर आप 2 0 डाल दीजिए, आपका काम खत्म। अब यहाँ पर देखिए, अगर आप माइनस करेंगे 3939 में से 39 को, तो यहाँ पर आपका बचेगा आपका 3900, और नीचे में आपको दिया गया है 9900। 00 से ऊपर आपका 00 कैंसिल आउट हो जाएगा। 3 से अगर आप इसको कैंसिल आउट करेंगे तो आपका 3 एकम 3, 3 त्रिक आपका 9, 3 से काटेंगे 3 त्रिक 9, 3 त्रिक 9, यानी अगर हम लोग यहाँ पर आंसर देखें तो आपका 13 बटे आपका यहाँ से 33 आपका राइट आंसर आ जाएगा। 13 बटे 33। देखिए, ऑप्शन आपको सी में दिया गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी। क्लियर है आप सभी लोगों का। और इससे रिलेटेड मैंने आपको बताया था कि काफी सारे क्वेश्चन आपके आएंगे और रेकरिंग का क्वेश्चन आपका पूरी तरीका से आपके खत्म हो जाएंगे। बस कंडीशन है रेगुलरिटी को मेंटेन करना है और आपका डेडिकेशन हमारे साथ होना चाहिए। मैथ में काफ़ी सारे कैंडिडेट 30 में 30 स्कोर कर रहे हैं, जैसा कि आप जान रहे हैं। क्योंकि मैथ जो मैं बता रहा हूँ आपको काफ़ी बेहतरीन तरीका से और एक ऐसा शानदार ट्रिक के तहत कि जो भी छात्र कभी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी नहीं किए हैं, 100% आपको समझ में आएगा। आपका डेडिकेशन रहेगा साथियों, तो आपका पूरी तरीका से आपको चीज़ें क्लियर कराएंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हमारा देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। बताइए, अगर आप इसको पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे तो आपका क्या होगा। जैसे मान लेते हैं कि अगर आप 1 से यहाँ पर 11 में अगर आप विभाजित करते हैं तो भाग लगाएंगे तो यहाँ पर आप 0 देंगे, 0 देंगे तो यहाँ पर आपका 0 पॉइंट हो जाएगा। अब देखिए, अभी भी आपका भाग नहीं लग रहा है, तो आप 1 0 और डालेंगे तो यहाँ पर आपका 0 हो जाएगा। अब देखिए, 11 से अगर भाग लगाएंगे तो 11 नमा आपका 99, मतलब कह सकते हैं कि आपका 99 होगा। यहाँ पर आपका 1 होगा और यहाँ पर भी आपका 1 हो जाएगा। अब देखिए, भाग लगेगा आपका क्या, तो आप कहेंगे कि बिल्कुल यहाँ पर सॉरी माफ कीजिएगा, यहाँ पर आपका कट जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपका 9 बचेगा तो ये आपका कट जाएगा। अब 1 0 अगर आप यहाँ पर लगाएंगे तो भी आपका देखिए भाग नहीं लगेगा।
फिर आप अगर एक जीरो लगाएंगे तो यहाँ पर आपको एक जीरो देना है, क्योंकि डबल जीरो देते हैं तो आपको एक जीरो लगाना है, और अगर आप सिंगल जीरो देते हैं तो वहाँ पर जीरो आपको यहाँ पर ऊपर देने की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पर अगर भाग लगाएंगे तो आपका देखिए पुनः आपका 9 टाइम्स में आपका लगेगा, और यहाँ पर पुनः एक हो जाएगा और ये कट जाएगा। फिर यहाँ पर आप जीरो देंगे, फिर डबल जीरो देंगे, तो यहाँ पर फिर आपका एक जीरो होगा, और फिर आप यहाँ पर 9 बार में अगर आप लगाएंगे तो यहाँ पर पुनः आपका एक होगा, ये आपका कट जाएगा। फिर आप यहाँ पर डबल जीरो देंगे, यहाँ पर आपका एक जीरो पुनः होगा, और फिर आप 9 बार में लगाएंगे तो यहाँ पर आपका 99 होगा और शेष आपका एक बचेगा। यानी हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर जो आपका चीज़ें होगा कुछ इस प्रकार से होगा, 0 पॉइंट आपका 90, फिर आपका हो जाएगा 90, फिर हो जाएगा आपका 90, इस तरह से आपका यहाँ पर बढ़ते रहेगा। तो जो संख्याओं का रिपीटेशन हो रहा है उस पर आप रेकरिंग लगा दीजिए। जैसे कि यहाँ पर आपका 0 पॉइंट आपका 0 आपको 9 दिया गया है, तो 0.09 पर आप रेकरिंग लगा दीजिए। रेकरिंग हमें ये बताता है कि यहाँ पर संख्याओं का रिपीटेशन हो रहा है, जिस संख्याओं का बार बार रिपीट होता है उसी पर रेकरिंग लगाया जाता है। तो 0.9 बार बार रिपीट हो रहा है तो 0.9 पर आपका आ जाएगा रेकरिंग। तो 0.09 पर रेकरिंग ऑप्शन अगर आपने यहाँ पर सी लाया है तो बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है कॉन्सेप्ट आपका। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है, जरा आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का। साथियों प्रश्न कहा जा रहा है कि वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जो 18,265 से घटाए जाने पर, और कहा जा रहा है कि उसे एक पूर्ण वर्ग बना दे। तो देखिए प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि वह संख्या ज्ञात करें जिसको हम लोग 18,265 में से अगर घटा दें तो वो आपका एक प्रकार का पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। जैसे अगर हम आपको यहाँ पर ये कहें कि अगर आपको यहाँ पर 27 दिया गया है 27, तो इसमें से क्या घटाएंगे ताकि ये एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो आप साथियों यहाँ पर क्या घटाएंगे, बताइए आप सभी लोग यहाँ पर क्या घटाएंगे। तो आप कहेंगे कि यहाँ से 11 घटा दीजिए, क्योंकि जब 11 को घटाएंगे तो साथ में एक जाएगा 6, और यहाँ पर अगर 2 में 1 को माइनस करेंगे तो आपका 1, और ये जो 16 है एक प्रकार का पूर्ण वर्ग संख्या है, क्योंकि जिसका स्क्वायर पूरा पूरा निकलता है, जिसका रूट पूरा पूरा निकलता है वो आपका कहलाता है पूर्ण वर्ग संख्या, और 16 का यहाँ से वर्गमूल आपका क्या निकल जाएगा 4। ठीक उसी तरह से आपको बताना है कि अगर यहाँ पर 18,200 आपका 65 दिया गया है, इसमें से क्या घटाएं कि आपका पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। आप ऐसे सोच नहीं पाएंगे, इस कारण से आपको यहाँ पर सिंपली क्या करना है कि इसका वर्गमूल निकालिए और जो शेष बचेगा उसको घटा दीजिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर आपको 27 आपको दिया गया है, अब यहाँ तो आपका छोटा संख्या था तो आपने 11 घटा दिया, क्योंकि आपको पता था कि 16 जो है आपका पूर्ण वर्ग संख्या है। लेकिन अगर आपको पता नहीं रहेगा तो आप इसका क्या करेंगे, सबसे पहले वर्गमूल निकालेंगे, और वर्गमूल निकालने के लिए यहाँ पर जो है 5 से आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 5 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका यहाँ पर 20 आपका 5 हो जाएगा, और उसके बाद इसमें से देखिए आपका घटाएंगे तो आपका 2 हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए आपका कट जाएगा। यानी कह सकते हैं कि 27 में से अगर हम लोग 2 को भी घटा दें, यहाँ पर जो आपका शेष बच रहा है तो आपका 27 एक पूर्ण वर्ग संख्या आपका बन जाएगा। तो यहाँ पर जो शेष बच रहा है अगर आप यहाँ पर 27 में से 2 आप घटा देंगे, ये आपका कितना हो जाएगा 20 आपका 5 हो जाएगा, और 25 का वर्गमूल आपका कितना निकलता है तो आपका 5। तो ये हमें पता चल गया कि अगर छोटी संख्या यानी कि छोटी संख्या अगर 2 को घटा दिया जाए आपके 27 में से तो आपका पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा, मतलब जो शेष बचेगा उसको आपको माइनस करना है। देखिए प्रश्न पर आइए, कहा जा रहा है कि 18,200 आपको 65 दिया गया है। देखिए 18,200 आपको यहाँ पर 65 आपको दिया गया है, इसका आप निकालिए स्क्वायर रूट। देखिए 2 पर आपका रेकरिंग लग जाता है, जो कि आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। देखिए यहाँ पर आपको सिंपली 1 से अगर यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लाई कर दें तो आपका यहाँ पर हो जाएगा 1, और ये आपका कट जाएगा। अब ऊपर में आपका 82 बचा हुआ है तो नीचे लिखेंगे। देखिए 1 को अगर ऐड करेंगे तो आपका 2 होगा। अब बोलिए आप सभी लोग यहाँ पर कितना से मैं मल्टीप्लाई कर दूँ। आप कहेंगे कि यहाँ पर 3 से कर दिया जाए, क्योंकि अगर 3 से करेंगे साथियों तो आपका 3 3 आपका 9 हो जाएगा, और 3 दूना आपका 6। तो यहाँ पर भी आपको यहाँ पर 3 लिखना होगा। अब इसको आप सभी लोग सब्ट्रैक्ट कीजिए तो आपका देखिए 9 3 आपका 12, यहाँ पर आपका 3 होगा, और यहाँ पर आपका 1 बचेगा। ऊपर से उतारिए आपका 6 और 5 आपका नीचे आ जाएगा। अब इसको अगर आप जोड़ेंगे तो 3 3 आपका 6 हो जाएगा, और यहाँ पर आपका 2। अब बताइए कि 24 में क्या गुना किया जाए ताकि 1365 या 1365 से आपका कम आ जाए। तो ऐसा करते हैं हम लोग, क्या गुना करते हैं बताइए आप सभी लोग। देखिए अगर हम लोग यहाँ पर 5 से गुना कर देते हैं तो इसके करीब आ जाएगा। देखिए 5 25 के 5 हो जाएगा, 2 बचेगा, 6 5 30 और 2 32 का 2 आपका 3 बचेगा, और 5 दूना 10 और 3 आपका 13। तो 5 से आपने गुना किया है तो 5 आप ऊपर में भी लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए आपका 0 हो जाएगा, यहाँ पर आपका 4 बचेगा, और ये आपका कट जाएगा, ये कट जाएगा।
यानी साथियों अब आप ये कह सकते हैं कि अगर 18,265 में से जो आपका शेष बच रहा है 40, इसको अगर घटा देंगे तो ये आपका बन जाएगा पूर्ण वर्ग संख्या। आइए हम लोग घटा लेते हैं। तो आपका 18,200 आपको 65 दिया गया है, इसमें से आप सभी लोग 40 को कर लेंगे माइनस। जब माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपका 5 हो जाएगा, यहाँ पर आपका 2 हो जाएगा, और यहाँ पर आपका देखिए हो जाएगा 2, 1 और आपका 8, मतलब 18,225 होगा। और इसका अगर आप वर्गमूल निकालेंगे तो इसका साथियों आपका पूरा पूरा वर्गमूल आपका निकल जाएगा। ठीक है, आप निकाल लेना, इसका पूरा पूरा वर्गमूल आपका निकल जाएगा। तो हम कह सकते हैं क्या कि अगर 40 को घटा दिया जाए 18,265 में तो आपका एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। तो घटाना किसको है? 40 को। तो आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन आपका सी। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन को बनाएंगे। प्रश्न कहा जा रहा है कि एक विद्यालय की परीक्षा में लड़कों का औसत अंक दिया गया है आपका 71 है और लड़कियों का औसत दिया गया है 73 है। तो परीक्षा में सारे विद्यार्थियों का औसत अंक दिया गया है आपका 71.8 है। तो परीक्षा देने वाले लड़कों और लड़कियों का अनुपात क्या होगा? देखिए, जब भी इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है तो एक मेथड होता है एलिगेशन, जिसका कि प्रयोग करेंगे। अब देखिए, डरने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। थोड़ा सा अगर कहीं पर चेंज होता है मेथड तो डरने की आवश्यकता नहीं है, बस वही आपका तुलना करो और आप गुना करो। प्रश्न में कहा जा रहा है कि टोटल का जो औसत आपको दिया गया है ये आपको दिया गया 71.8 दिया गया है। साथियों अगर यहाँ पर हम बात करें तो लड़की का औसत दिया गया है, लड़कों का औसत आपको 71 और लड़कियों का औसत दिया गया है 73। तो टोटल की तुलना टोटल से करेंगे तो इन दोनों का आप जोड़ देंगे तो यहाँ पर आपका 4 हो जाएगा और साथ साथ आपका 14 144 हो जाएगा। लेकिन देखिए क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि परीक्षा देने वाले लड़कों और लड़कियों की कहा जा रहा है कि संख्या का अनुपात क्या होगा। यानी हमको निकालना पड़ेगा यहाँ पर संख्या, और इसको बनाने के लिए आपको एक्स वाई मानना पड़ेगा, जो काफ़ी लेंदी प्रोसेस है। तो ये मेथड यहाँ पर आपका बिल्कुल नहीं चलेगा, क्योंकि संख्या पूछा जा रहा है और कहीं पर भी आपको संख्या नहीं दिया गया है, बल्कि आपको एवरेज दिया गया है। तो ऐसा करते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन में आप एलिगेशन का यूज करेंगे। थोड़ा सा ध्यान देंगे। प्रश्न का जा रहा है कि एक विद्यार्थी परीक्षा में यानी लड़कों का जो औसत है ये आपका कितना है? तो आपका 71 दिया गया। मतलब मान लेते हैं कि ये आपका बॉय है और यहाँ पर मान लेते हैं साथियों कि ये आपका यहाँ पर गर्ल है। क्लियर है? अब देखिए बॉय का रेशियो आपको कितना दिया गया है? तो कहा जा रहा है कि 71 इसका एवरेज है, और लड़कियों का जो आपका एवरेज है ये आपको यहाँ पर दिया गया आपको 73 है। इन दोनों को मिला करके, ठीक है, इन दोनों को अगर मिला दिया जाता है तो इसका जो एवरेज है वो आपका कितना हो जाता है? तो आपका 71.8 आपका हो जाता है। 71.8 हो जाता है। इन दोनों का औसत जो है मिला दिया जाए तो अब ऐसा करते हैं कि यहाँ पर 73 में से 71.8 को आप घटा लीजिए। अब कहेंगे सर ये कहाँ से रूल आ गया? तो बिल्कुल एलिगेशन में आपका ऐसा ही होता है। जबकि यहाँ पर आपको एक का अलग दिया रहे और दूसरा का भी अलग दिया रहे और उन दोनों को मिला करके अगर आपको टोटल दिया रहे तो आप इसी तरह से लिखेंगे, क्रॉस में ऐसे करके, और उसके बाद 73 में से आप 71.8 को माइनस करेंगे। जब आप इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 1 पॉइंट आपका 2 आएगा। कितना आएगा? 1 पॉइंट आपका 2 आएगा। फिर इधर क्रॉस में आप घटाएंगे 71 में से 71.8 को आप घटाएंगे तो साथियों यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा? बताइए आप सभी लोग। 0.8 आएगा क्या? 0 पॉइंट आपका 8 आ जाएगा। जब घटाएंगे इधर से आप क्रॉस में और इधर से घटाएंगे तो यहाँ पर देखिए आपका लेफ्ट साइड आपका बॉय का है और राइट साइड आपका किसका है? तो आपका गर्ल्स का है। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि परीक्षा देने वाले लड़कों और लड़कियों का अनुपात क्या होगा, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो लड़कों का आपने कितना लाया है? 1 पॉइंट आपने 2 लाया है। अनुपात निकालना है तो अनुपात लगाइए। लड़कियों का कितना आया है? तो आपका 0 पॉइंट आपका 8 आया है। पॉइंट खत्म करेंगे, नीचे में आपका 10 होगा। यहाँ से पॉइंट को रिमूव करेंगे, नीचे में आपका 10 होगा। ये 10 से 10 आपका पूरा कटेगा। 4 से काटेंगे तो आपका 4 दूना 8, 4 से ऊपर काटेंगे 4 तिरिक 12। यानी हम लोग कह सकते हैं कि जो आपका आंसर आएगा ये आपका 3:2 आएगा। तो 3:2 ऑप्शन नंबर यहाँ से आपका पहला करेक्ट हो जाएगा। हो सकता है कि थोड़ा बहुत आपको इरिटेशन हो सकता है, क्योंकि ये क्वेश्चन आज आपका फर्स्ट टाइम आपका आया है। आगे आपका आएगा क्वेश्चन तो आपकी पूरी तरीका से कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। क्लियर है? डरना बिल्कुल भी नहीं है। ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट आ चुका है। प्रश्न कहा जा रहा है दो संख्याओं का अनुपात 5:7 है। मान लिया जाए कि ये एक आपका कोई संख्या है और ये आपका एक कोई संख्या है। इन दोनों का अनुपात दिया गया है 5:7।
देखिए एग्जाम में भी जो दिया रहेगा पहले आप उसको लिख दीजिएगा, 50% आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब कहा जा रहा है कि यदि दोनों संख्याओं में 15 घटा दिया जाए, मतलब ये कहा जा रहा है कि दोनों संख्या में अगर 15 को घटा दिया जाए, आप कहेंगे कि डायरेक्ट घटा दीजिए 15 को, बिल्कुल नहीं। रेशियो में कभी भी आप किसी निश्चित राशि को नहीं घटा सकते हैं। जब तक कि आप एक्स वाई नहीं मान लेते हैं तब तक आप घटा नहीं सकते हैं, ये आपका रूल होता है। अब कहा जा रहा है कि दोनों में अगर 15 को घटा दिया जाता है तो इसका जो अनुपात है ये आपका 2 अनुपात आपका 3 हो जाता है। तो ये आपका 2 अनुपात आपका 3 हो गया। अब देखिए इन दोनों में यहाँ पर डिफरेंट कितना का है, आप कहेंगे 2 का, और यहाँ पर जब डिफरेंट हम लोग चेक करते हैं तो पता चलता है कि आपका 1 का डिफरेंट है। जबकि दोनों में सेम डिजिट अगर घटाया गया है तो दोनों में डिफरेंट आपका समान होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अगर आपका 5 और 7 में अगर 2 का डिफरेंट है तो यहाँ पर भी आपका होना चाहिए था 2 का डिफरेंस, क्योंकि दोनों में आपके सेम संख्याओं को घटाई गई है। ऐसा करते हैं, सेम करने के लिए ऊपर वाला जो डिफरेंट है उससे हम लोग नीचे में गुना कर देंगे तो आपका सेम हो जाएगा। ऊपर में 2 का अंतर है तो यहाँ पर आप 2 से गुना कर दीजिए, और रेशियो का रूल कहता है कि अगर आपने एक पार्ट में 2 से गुना किया है तो दूसरा पार्ट में भी आपको 2 से गुना करना होगा। अब देख लीजिए आप सभी लोग, यहाँ पर 2 दूनी 4 हो गया और यहाँ पर 3 दूना 6, 4 और 2 6, यानी कि आपका 2 का डिफरेंट हो गया इन दोनों में। और क्वेश्चन में देखिए क्या कहा जा रहा है कि 15 को घटाया गया है। कितना को घटाया गया है? क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 15 को घटाया गया है। और हम लोग जब दोस्तों चेक करते हैं तो पहले आपका 7 था और अब कितना हो गया, आपका 6 हो गया है। मतलब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 15 घटाया गया है, और जब हम लोग चेक करते हैं तो हमें पता चलता है कि 1 को घटाया गया है। जैसा कि आप लोग चेक कर सकते हैं, यहाँ पर भी देख लीजिए आपका 5 दिया गया है, और यहाँ पर देखेंगे तो आपका 2 दूनी 4, यानी 5 से अगर आपका 4 हो गया है तो इसका मतलब हुआ कि आपका 1 घटा है। और क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 15 घटा है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कहा जा रहा है 15 और आपको पता चल रहा है कि 1 घटाया है, तो आपके अनुसार जो आपका डिफरेंट आ रहा है उसकी तुलना क्वेश्चन में जो डिफरेंट दिया गया उससे आप कर दीजिए। तुलना कर दिए। अब कहा जा रहा है कि इसमें से कहा जा रहा है कि दोनों संख्याओं का योग क्या होगा। दोनों संख्याओं का योग कितना होगा, तो एक यहाँ पर आपको 7 दिया गया है और दूसरा आपको 5 दिया गया है, दोनों का योग निकालना है। तो 7 5 आपका कितना हो जाएगा, 12। अब 15 गुना 12 कर लीजिए, आंसर आ जाएगा 15 दूना 30 के 0 हो जाएगा, 15 का 15 3 18, मतलब आपका जो राइट आंसर आ जाएगा 180। ऑप्शन आपको सी में दिया गया है तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी। दूसरी बात कि यहाँ पर एक मेथड आप और बना सकते हैं। जैसे मैंने अभी आपको क्या बताया कि मान लिया जाए कि ये आपका प्रथम संख्या है और ये आपका द्वितीय संख्या है। यहाँ पर अनुपात आपको दिया गया था 5 अनुपात आपको 7। अब कहा जा रहा है कि दोनों में 15 घटा दिया जाता है। तो मैंने आपको क्या बताया कि आप डायरेक्ट 15 को नहीं घटा सकते हैं, क्योंकि रेशियो का रूल है। आप रेशियो अगर कहीं पर दिया रहता है तो उसमें किसी निश्चित राशि को आप घटा नहीं सकते हैं जब तक कि आप एक्स वाई नहीं मान लेते हैं। तो आप यहाँ पर कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, तो 5 बट्टे आप इसको 7 लिख सकते हैं, 5 बट्टे 7 लिख सकते हैं। अब इसमें आप एक्स मान लीजिए, क्योंकि रेशियो में दिया गया है तो आप एक्स मान सकते हैं। अब आप इसमें ये कर सकते हैं कि डायरेक्ट आप 15 को घटा सकते हैं, घटा लीजिए। कहा जा रहा है कि दोनों संख्याओं में 15 को अगर घटा दिया जाता है तो इसका जो अनुपात है ये आपका 2 अनुपात आपका 3 हो जाता है। तो आप 2 अनुपात 3 को आप 2 बट्टे यहाँ पर 3 लिख सकते हैं। अब क्रॉस में आप लोग गुना कर लीजिए। देखिए क्रॉस में गुना कीजिएगा तो आपका 5 तरीका आपका यहाँ से 15 आपका एक्स हो जाएगा। उसके बाद 5 गुना 3 करेंगे पुनः तो आपका 15 तरीका आपका 45 हो जाएगा बराबर। अब देखिए 7 गुना 2 करेंगे क्रॉस में तो 7 गुना आपका 14 एक्स हो जाएगा, और 15 गुना 2 करेंगे तो माइनस में आपका यहाँ से 30 हो जाएगा। क्लियर है आपकी चीजें। अब देखिए 14 एक्स को इधर आकर के आप घटा दीजिएगा तो आपका 1 एक्स बचेगा, और 45 को उस पार लेकर के जाएंगे तो उधर ऑलरेडी आपका -30 दिया गया है, और जब पॉजिटिव आपका उधर जाएगा 45, क्योंकि इस पर आपका माइनस है तो उधर जाएगा तो प्लस। अब देखिए एक्स बराबर आपका क्या आ जाएगा, तो आप घटा दीजिए, यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा साथियों, तो 45 में से आप 30 को घटा दीजिएगा तो आपका कितना हो जाएगा, आपका 15। एक्स का वैल्यू आपका 15 आ गया है। अब क्वेश्चन में क्या इन्होंने कहा है, कहा जा रहा है कि दोनों संख्याओं का योग क्या होगा। तो देखिए पहला संख्या आपका क्या हो जाएगा 5, और दूसरा संख्या आपका क्या है, तो आपका 7। इसको हम लोगों ने अभी क्या माना हुआ है, तो 5x बटे 7x माने है ना। तो पहला अगर आप निकालिएगा तो 5x, यानी 5 में अगर x दिया गया है तो यानी हम लोग कह सकते हैं कि 5 गुना आपका कितना हो जाएगा, तो 15। यहाँ पर आपका 15 हो जाएगा, 15 पचे 75, यानी पहला संख्या आपका कितना आ गया, आपका 75। अब दूसरा आप कैसे निकालेंगे, तो दूसरा को हम लोगों ने अभी क्या माना था 7x, मतलब हम कह सकते हैं कि 7 गुना x, x का मान कितना आया है, तो आपका 15 आया है। अब कर दीजिए 15 सत्ती 105 आ जाएगा। 105 में अगर आप 75 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 180। यही दोनों संख्याओं का आपको योग पूछा जा रहा था, आप इजी में इसको बना सकते हैं।
आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी। समझ में आया आप लोगों को? बिल्कुल आ गया होगा, कोई पर से कोई आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखिए प्रश्न हमारा कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 6, अनुपात 7:11 के प्रत्येक पद में किस संख्या को जोड़ने पर कहा जा रहा है कि अनुपात 3:4 के बराबर हो जाएगा। देखिए साथियों, यहाँ पर कोई आपको संख्या दिया गया है। जैसे मान लेते हैं कि ये आपका जो है दो संख्या आपको दिया गया है। पहला का अनुपात कहा जा रहा है कि 7 दिया गया है और दूसरा का अनुपात आपका 11 है। अब कहा जा रहा है कि इन संख्या के प्रत्येक पद में किस संख्या को जोड़ने पर अनुपात 3:4 आ जाएगा। अब हमें ये नहीं पता है कि किस संख्या को जोड़ना है, तो आप ऐसा कर सकते हैं इसको कि 7 बट्टे आप यहाँ पर 11 लिख लीजिए और मान लेते हैं कि इसमें अगर x जोड़ दिया जाए, क्योंकि जो x का वैल्यू आएगा वही हमें पता चलेगा कि वही संख्या है जिसे कि आपका 7:11 में जोड़ने के बाद आपका कितना आ जाएगा, तो आपका 3:4 और इसको आप बट्टे के रूप में यहाँ पर लिख सकते हैं। क्लियर है कॉन्सेप्ट आपका? अब क्रॉस में आप लोग यहाँ पर गुना कर लेंगे, तो क्रॉस में गुना कीजिए एक बार इससे और पुनः एक बार इससे, जो कि आप ऑलरेडी जान रहे हैं। 7 गुना 4 होगा तो आपके 7 चौके 28 हो जाएगा। 4 इंटू एक्स होगा तो आपका 4x हो जाएगा। इक्वल टू आपका 11 गुना 3 होगा तो आपका 11 तिरिक 33 हो जाएगा और प्लस आपका x इंटू 3 करेंगे तो आपका 3 यहाँ पर x हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 3x इस पार आकर के आपका घटेगा तो आपका x बचेगा और यहाँ से देखिए 28 उस पार जाकर के आपका माइनस हो जाएगा 33 में, तो आप कह सकते हैं कि आपका कितना हो जाएगा 5। तो यही आपका 5 है जो कि आपका 7/11 जो कि आपको अनुपात के रूप में दिया गया था, कहा जा रहा था इसमें किस संख्या को जोड़ा जाए ताकि इसका अनुपात 3:4 हो जाए। तो यही आपका 5 है जिसको जोड़ने के बाद होगा ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने, सबसे पहले क्लास को आप लोग रोकेंगे और इसको आप बनाने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 का बिल्कुल आज आपका ऑफलाइन सेंटर का आपका नोट्स है जो कि काफी बेहतर है कार्यालय परिचारी के लिए आपका, क्योंकि ऑफलाइन की रिस्पॉन्सिबिलिटी काफी ज्यादा होती है और आपके क्वेश्चंस काफी बेहतरीन आपका कलेक्शन होता है जो कि आपके एग्जाम में सीधा सीधा आने की पूरी संभावनाएं होती है। चलिए बताइए आप लोग क्वेश्चन नंबर 7 का आपका राइट आंसर क्या होगा। कहा जा रहा है कि किसी वस्तु का बिक्री मूल्य उसके लागत मूल्य का 8/5 है, तो कहा जा रहा है कि लाभ प्रतिशत क्या होगा ये बताना है। साथियों मैंने आपको क्या बताया है, मैंने आपको ये बताया है कि अगर यहाँ पर आपका 8/5 दिया है तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि जिसके साथ का या से लग जाता है वो आपका हर होता है। और मैं हमेशा आपको चिल्ला चिल्ला के बताते रहता हूँ कि याद रखना है कि जिसके साथ का या से लग जाए वो आपका हमेशा हर होता है। ये सब अगर आप पकड़ लिए इन चीज़ों को तो आप समझिए कि पूरी मैथ पर आपकी कमांडिंग होगी और पूरा मैथ अपना होगा। देखिए कहा जा रहा है कि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य, क्या कहा जा रहा है, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य का किस में लग गया, लागत मूल्य के साथ। तो जिसके साथ का लगेगा वो आपका नीचे वाला होगा। तो कहा जा रहा है कि लागत मूल्य का, तो लागत के साथ क्या लग गया, का। तो लागत के साथ जब का लग गया तो इसका मतलब लागत आपका नीचे वाला होगा, क्योंकि जिसमें का लगता है वो आपका हर कहलाता है और लागत को ही क्या कहा जाता है, सीपी कहा जाता है, कॉस्ट प्राइस कहा जाता है। अब कहा जा रहा है किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसकी लागत का, कहा जा रहा है कि 8/5 है। क्या कहा जा रहा है, 8/5 है। तो साथियों आप ये कह सकते हैं कि जो आपका एस होगा यानी एसपी होगा, सेलिंग प्राइस, ये आपका ऊपर वाला होगा, निश्चित तौर पर आपका ऊपर वाला होगा, क्योंकि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य जो है उसके लागत मूल्य का 8/5 है। तो नीचे वाला अगर आपका सीपी हो गया तो निश्चित तौर पर ऊपर वाला आपका एसपी कहलाएगा, सेलिंग प्राइस कहलाएगा। अब कहा जा रहा है लाभ प्रतिशत क्या है। आप मुझे ये बताओ, यहाँ पर आपका सीपी कितना निकल करके आया है, आपका 5 आया है और यहाँ पर आपका एसपी कितना निकल करके आया है, तो यहाँ पर आपका 8 आया है। आप मुझे ये बताइए कि प्रॉफिट आपको कितना का होगा। आप कहेंगे वस्तु को अगर 5 में खरीदेंगे और 8 में अगर बेचेंगे तो निश्चित तौर पर हमें 3 का क्या होगा, प्रॉफिट होगा। यहाँ पर केवल आपको प्रॉफिट नहीं पूछा है बल्कि लाभ आपको प्रतिशत पूछा है। और आप जानते हैं कि जो आपका लाभ प्रतिशत का आपका फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, लाभ बटे क्रय मूल्य। लाभ कितना का हो रहा है, 3 का, और क्रय मूल्य कितना दिया गया है, तो आपका 5, क्योंकि हमेशा लाभ हो या हानि हो या फिर छूट हो, जो भी हो हमेशा आपका सीपी पर निकलता है, कॉस्ट प्राइस पर। और इसको परसेंटेज में चेंज करने के लिए आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से काटेंगे, 5 दूना 10, 1 0 होगा और इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 3 दूना 6, यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा 60% का आपका लाभ होगा। ऑप्शन सी लगाइए, बिल्कुल आपका एक्सपेक्टेड आंसर रहेगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है, बताइए
साथियों, अगर आप पेड बैच के साथ एनरोल नहीं है तो आप सभी लोग बीएसएससी कार्यालय परिचारी ऑफिस अटेंडेंस जो कि हम लोग क्लास लगातार कवर कर रहे हैं, इसके अंतर्गत आप ज्वाइन होने के लिए इस नंबर पे कॉल या एसएमएस करके आप लोग इंक्वायरी ले लेंगे। देखिए, इंस्पायर स्टडी पूरी तरीका से अभी डेडिकेट है आपके कार्यालय परिचारी ऑफिस अटेंडेंस के लिए, क्योंकि इंस्पायर स्टडी पे पूरी तरीका से आपका कार्यालय परिचारी की ही तैयारी आपको कराई जा रही है, जिसका अभी आप क्लास कर रहे हैं। तो कार्यालय परिचारी ऑफिस अटेंडेंस की जो आपको बैच दिया गया है, आप सभी लोग 7050513705 पे आप कॉल या एसएमएस करके आप इंक्वायरी ले लेंगे। वहां पर क्या होगा कि जैसे कि आपको जो है टेस्ट आपको सीरीज मिल जाता है, ऑनलाइन आपको टेस्ट लगाना है, ऑल सब्जेक्ट का आपको नोट्स मिल जाता है, साथ ही साथ आपको सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज करके डिस्कशन आपको क्लास कराया जाता है। और जितने भी अभी आपका बुक्स लॉन्च किया गया है, ये कंप्लीट आपको बुक का आपका जो पीडीएफ है ये एनालिसिस कराया जाता है, और फिर आपका पीडीएफ आंसर आपको टिक करके दिया जाता है, जिससे कि पूरी तरीके से आपका बुक भी कंप्लीट हो एंड ऑल सब्जेक्ट का आपका नोट्स भी कंप्लीट हो। साथ ही साथ वहाँ पर टेस्ट भी आप लगा सकते हैं। वहाँ पर A to Z आपको फैसिलिटीज प्रोवाइड किया गया है। साथ ही साथ पटना में चल रहे हैं 4 से आपका जो 5 आपका बेस्ट सेंटर है, इसका कंप्लीट आपको नोट्स आपको मर्ज करके प्रोवाइड किया जा रहा है, जिससे कि आपकी तैयारी काफ़ी बेहतर हो जाए। और आप किसी भी संस्थान का टेस्ट या प्रैक्टिस सेट को आप उठाएं तो निश्चित तौर पर आपका 60+ उसमें आपका स्कोर हो जाए। तो इस कारण से काफ़ी सारे छात्र 60+ स्कोर कर भी रहे हैं। इसका जो फी है ओनली आपका 149 है। पेमेंट करके अंतर्गत आप इस बैच के अंतर्गत आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो 7050513705 पे कॉल या एसएमएस करके आप इंक्वायरी ले लेंगे। नंबर का आप सभी लोग स्क्रीनशॉट करेंगे, आप सभी लोग व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे बिहार कार्यालय परिचारी, या डायरेक्टली आप कॉल करके हमारे से बात कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का जा रहे हैं, एक आदमी को कहा जा रहा है कि 450 रुपया में एक वस्तु बेचने पर 10% की हानि होती है। कहा जा रहा है कि एक आदमी को 450 रुपया में एक वस्तु बेचने पर 10% की हानि होती है। अब जैसे मान लेते हैं कि आप किसी वस्तु को अगर खरीदते हैं 100 रुपया में, और आप ये कहते हैं कि मुझे 10% की हानि हो गई, इसका मतलब आप वस्तु को कितना में बेच रहे हैं, आप 90 रुपया में बेच रहे होंगे। आप 100 में खरीदिए और 90 में किसी वस्तु को अगर आप बेच दीजिएगा तो निश्चित तौर पर आपको कितना का हानि हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि 10 रुपया का हानि हो जाएगा, या फिर उसको परसेंटेज में भी कर सकते हैं, क्योंकि जब 100 में आपका किसी भी चीज़ों को घटाया जाता है तो उसको परसेंटेज में काउंट किया जाता है, क्योंकि प्रतिशत का मतलब होता है 100। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि 450 रुपया में जब एक वस्तु को बेचा जाता है तो एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है। 10% की हानि होता है, इसका मतलब वस्तु को आप कितना में बेच रहे हैं, 90 रुपया में बेच रहे हैं। इधर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 450 में बेच रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि इधर 90 में बेच रहा है। तो आप बेचने की तुलना आप बेचने के साथ कर दीजिए, और सबसे पहले आप यहाँ से निकाल लीजिए क्रय मूल्य कि वस्तु को आपने खरीदा कितना में था। वस्तु को खरीदा कितना में था, पहले आप ये निकालिए। 0 से 0 आपका कट जाएगा, 9 से काटेंगे तो आपका 9 पचे 45, यानी जो यहाँ पर आपका निकल करके आएगा सीपी कॉस्ट प्राइस, ये आपका 500 आ जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने सीपी कितना माना हुआ है, 100 माना हुआ है। तो यहाँ पर अगर 100 से गुना कर देंगे, क्योंकि जो दिया रहेगा उसकी तुलना उससे करना है, जो निकालना रहेगा उसको गुना, तो 100 से गुना करेंगे तो आपका 500 आ जाएगा, यानी सीपी आपका निकल गया है 500। अब दोस्तों कहा जा रहा है यदि वह इसे 540 रुपया में बेचता, देखिए आपने खरीदा है कितना में, आपने खरीदा है 500 में, और आपको कहा जा रहा है कि अगर इस वस्तु को आप बेचेंगे 540 रुपया में, तो कहा जा रहा है कि उसे कितना प्रतिशत लाभ या हानि होगा। आप बताइए, किसी वस्तु को 500 में खरीदिए और 540 में आप बेच दीजिए, तो आप निश्चित तौर पर कहेंगे कि हमें 40 का प्रॉफिट होगा। कितना का प्रॉफिट होगा, 40 का। लेकिन कितना प्रतिशत, तो प्रतिशत निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ऊपर में प्रॉफिट को रखेंगे और नीचे में कॉस्ट प्राइस को, क्योंकि परसेंटेज में जब आप लॉस निकालते हैं, हानि प्रतिशत या लाभ प्रतिशत, हमेशा आपका सीपी पर तुलना होता है, तो आपका नीचे में 500 हो जाएगा। परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, 0 से आपका 0 कट जाएगा। देखिए आप इसको काट लीजिए, 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4, 2 से काटेंगे इसको तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 25, और ऊपर काटेंगे तो 25 चौके आपका 100, 4 दूना 8, मतलब 8% की आपकी लाभ होगा। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आप सभी लोगों का, ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 9 का आप लोग आंसर बताइए। देखिए इस सेट में अगर आप 20+ आप सही कर देते हैं तो आप समझिए कि ऑफिस अटेंडेंस कार्यालय परिचारी के लिए आप बिल्कुल आप लायक बन चुके हैं। आप देखिए कितना इनमें से आप सही कर पाते हैं।
आज के सेशन का कटअप 20 प्लस आपका डिसाइड किया गया है। अगर आप इतना एक्यूरेसी मेंटेन कर पाते हैं तो आप सभी लोग कमेंट सेशन में अपना अपना फीडबैक अवश्य देंगे आपने कितना सही किया। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि यदि 2 पर पावर 3 पर पावर 2 बराबर 4 पर पावर x हो तो कहा जा रहा है कि 3 पर पावर x किसके बराबर होगा, ये आपको बताना है। आइए साथियों देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग पावर पर पावर, तो पावर आपका गुना हो जाएगा, तो 3 दूना आपका 6 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए आपको 4 दिया गया है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 पर पावर 2 और इस पर पावर आपको दिया गया x। तो पावर पर पावर, तो यहाँ पर भी पावर गुना हो जाएगा और 2 पर पावर मैंने 2 इसलिए लिखा है क्योंकि 2 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ जो आपको 4 दिया गया है ये आपका पुर जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू एक्स, तो आपका 2 पर पावर क्या हो जाएगा 2x। तो यहाँ से कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया है, तो यहाँ पर डायरेक्ट हम लिख देते हैं 2x। अब आपको मैंने पढ़ाया है कि जब भी कभी बराबर में बेस आपका सेम होता है तो पावर आपका बराबर हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए आपका 6 इक्वल टू आपका यहाँ से आपका 2x हो जाएगा। जब भी बेस सेम रहेगा तो पावर आपका बराबर हो जाता है। 2 से अब इसको काट लीजिए, 2 तिया आपका 6, मतलब x इक्वल टू जो आपका मान आएगा ये आपका 3 आएगा। x का वैल्यू आपका कितना आ जाएगा, आपका 3 आ जाएगा। लेकिन दोस्तों क्या आपका आंसर आया? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमें ये पूछा जा रहा है कि 3 पर पावर x किसके बराबर होगा। यहाँ पर देखिए आपको x जो दिया गया है इसको आप लिख सकते हैं 3 पर पावर x, और बराबर यहाँ पर जो आपको 3 पर पावर 3 दिया गया है इसको आप लिख सकते हैं 3 पर पावर 3। अब आप कहेंगे ये कैसे, तो सुनिए। यहाँ पर देखिए मैंने क्या बताया कि जब भी कभी बेस आपका सेम होता है तो पावर आपस में बराबर होता है। तो यहाँ पर आप x बराबर 3 भी, तो आप इन चीज़ों को यहाँ से लिख सकते हैं। इस कारण से यहाँ पर हम लोगों ने अपने मन से बेस 3 बनाया है, ताकि ये क्या होता है कि जब भी बेस आपका सेम होता है इक्वल में तो पावर आपका बराबर हो जाता है। तो x इक्वल टू आपका 3 हम लोग पूर्व अवस्था में बिल्कुल पहुंच जाएंगे। इस कारण से यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इस तरह से यहाँ पर आपका हो गया है। हमें मान बताना है 3 पर पावर x का मान क्या होगा। तो 3 पर पावर x आप रहने दीजिए, आप 3 को 3 बार गुना कर लीजिए, तो 3 त्रिक 9 त्रिक आपका 27 हो जाएगा। मानी आपका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 26। ऑप्शन अगर आप यहाँ पर डी दिया है तो बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका कितना हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा 27। तो जितने भी छात्र यहाँ पर ऑप्शन डी लाए होंगे बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि यही पूछा जा रहा था कि 3 पर पावर x का मान कितना होगा, तो आपका 27 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है, आंसर करेंगे आप सभी लोग क्वेश्चन नंबर 10 का। देखिए यहाँ पर आपको दिया गया है 3, तो आप यहाँ पर 3 लिख दीजिए। पावर 1 आपका छिपा हुआ रहता है, लिखने की आवश्यकता नहीं है। मैंने आपको बताया है जब भी कभी पावर पॉजिटिव करना हो तो इसके फ्रैक्शन को आप पलट दीजिए, तो 3 बट्टे आपका 1/3 हो जाएगा, प्लस 3 पर स्क्वायर दिया गया है तो 3 त्रिक आपका 9 हो जाएगा, प्लस 1/, यहाँ पर देखिए आपका 3 पर पावर 2 होगा और 3 को 2 बार गुना करेंगे तो 3 तिया आपका 9। अब नीचे में देखिए आपका एलसीएम लेंगे तो आपका 9 होगा। अब यहाँ पर देखिए इसके नीचे नहीं कुछ तो 1, यहाँ पर भी कुछ नहीं तो 1। 1 से 9 में भाग लगाएंगे तो 9 बार में, और 9 त्रिक आपका हो जाएगा 27, तो 27 लिख देंगे। अब 3 से भाग लगाएंगे 9 में हर में, तो आपका 3 तिया 9 आपका 3 होगा, और ऊपर हो जाएगा 1 से भाग लगाएंगे 9 में तो आपका 9 बार में लगेगा, और 9 इंटू 9 करेंगे तो आपका 81 प्लस। अब यहाँ पर देखिए आपका हो जाएगा 1। अब आप सभी लोग फटाफट इसको ऐड कीजिए और देखिए कि आपका कितना आ रहा है। आप सभी लोग ऐड करके मुझे बताइए तेजी से कि आपका जो है इसको अगर ऐड करेंगे आप सभी लोग 27, 3 और आपका 81 आप प्लस 1 को, तो आपका अप्रोक्स कितना आएगा। तो इसको अगर आप ऐड करेंगे तो 112 आएगा। आप लोग इसको काउंट कर लीजिए, आपका आ जाएगा 100 आपका 12 होगा, और बट्टे में आपको 9 दिया गया है। अगर इसको हम लोग काट लें तो आपका कटेगा पूरा। चलिए कोई बात नहीं है, मत काटिए। ऑप्शन यहाँ पर आपको ए में दिया गया है 112/9 आंसर आ गया है, तो फिर देर किस बात की, ऑप्शन आपका ए सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए कहा जा रहा है कि यदि ए अपॉन दिया गया है 2, b/3 इक्वल टू आपका c/5, तो आपको बताना है कि इसका वैल्यू यहाँ पर आपका क्या होगा। देखिए सबसे पहली बात कि यहाँ पर देखिए कि आपको ए, बी और आपको सी का अनुपात बताना है। मैंने आपको ये बताया है साथियों कि जब भी कभी बराबर में अगर फ्रैक्शन के रूप में दिया रहता है तो रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए इसके सीधा हम लोग मान को क्या करते हैं, पलट देते हैं। तो यानी इसका जो रेशियो आएगा 2 अनुपात आपका 3 अनुपात आपका 5 आ जाएगा, क्योंकि जब भी कभी बराबर को रेशियो के रूप में कन्वर्ट करते हैं तो ये आपके बदल जाता है, मतलब पलट जाता है। जो आपके अंश रहेगा वो हर बन जाएगा, और जो आपका हर रहेगा वो आपका अंश बन जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पर आपका ए का वैल्यू, बी का वैल्यू, सी का आ चुका है।
अब देखिए क्वेश्चन में आइए, कहा जा रहा है 4a का वैल्यू कितना दिया गया है 2, तो यहाँ पर आपका 2 हो जाएगा प्लस 3 इंटू बी का वैल्यू कितना दिया गया है 3, तो यहाँ पर आपका 3 हो जाएगा, माइनस सी का वैल्यू कितना दिया गया है 5, तो यहाँ पर आप 5 को पुट करेंगे। अगला देखिए हमारा नीचे में दिया गया है बी, तो बी का वैल्यू आपको 3 दिया गया है, तो यहाँ पर आप 3 रखेंगे। देखिए 4 दूना 8, 3 तिया 9, 9 और 8 जोड़ेंगे तो 17 होगा, और 17 में से 5 को घटाएंगे तो आपका कितना हो जाएगा 12, 12 बटे आपका 3 हो जाएगा। इसको आप काटिएगा, 3 चौके 12, आपका आंसर आ जाएगा 4, यानी ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है, बनाइए। क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि 4x इक्वल टू 18y इक्वल टू दिया गया है, सॉरी माफ करेंगे, 4x इक्वल टू 18y हो तो कहा जा रहा है कि x बट्टे वाई माइनस 1 का मान क्या होगा। ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ है, डिट्टो आपका प्रीवियस ईयर का, बस वहां पर थोड़ा सा पैटर्न में आपका चेंजिंग है। अगर आपने प्रीवियस ईयर बनाया होगा 2024 का कार्यालय परिचारी का, तो निश्चित तौर पर आपको ये क्वेश्चन मिला होगा। देखिए हम लोग सिंपली यहाँ पर साथियों इसको ऐसा लिख सकते हैं, ये वाला जो आपको दिया गया है इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। कैसे, तो जरा ध्यान दीजिएगा, x बट्टे वाई इक्वल टू हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 18 बट्टे 4। अब आप कहेंगे क्यों, क्योंकि इसको अगर क्रॉस में गुना करेंगे पुनः हमारा ये चीज़ें आ जाएगा। अगर आप इसको क्रॉस में गुना करेंगे तो इसको बिल्कुल हम लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए कहा जा रहा है कि x बट्टे वाई माइनस 1 का मान क्या होगा। ऐसा करते हैं हम लोग कि यहाँ पर आपका x बट्टे वाई, इसमें अपने मन से हम सभी लोग माइनस 1 को माइनस कर लेते हैं, तो 18 बट्टे यहाँ से आपका 4 माइनस आपका 1 हो जाएगा। दोनों तरफ आप गुना कर सकते हैं, किसी भी संख्या को किसी भी संख्या से आप भाग लगा सकते हैं, क्योंकि बराबर में आप ऐसा कर सकते हैं, बस कंडीशन रहता है कि जो आप लेफ्ट साइड करेंगे वही आपको राइट साइड करना है। तो यहाँ पर तो आपका हो गया चीज़ें। अब यहाँ पर देखिए आपका इसका एलसीएम लेंगे तो आपका 4 होगा, ऊपर 18 माइनस आपका 4 होगा, कैलकुलेट करेंगे 18 में से 4 जाएगा तो आपका 16 हो जाएगा, और 16 बटे आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा, सॉरी कितना होगा आपका 14 होगा। कितना होगा फ्रेंड्स, आपका 14 होगा। 18 में से 4 घटाएंगे 14, और बटे में आपका 2, काट लीजिए आप सभी लोग, ऊपर आपका 7 हो जाएगा, नीचे काटेंगे तो आपका 2। यानी कह सकते हैं कि जो आपका इसका मान पूछा गया था यहाँ पर, जैसा कि आप देख सकते हैं इसका मान हमारा कितना आया है निकल करके, तो आपका 7 बटे आपका 2 आया है, तो 7 बटे 2 इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन आपको बी में दिया गया है, एग्जैक्ट आंसर आपका बी है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन का आप लोग आंसर करेंगे। देखिए प्रश्न कहा जा रहा है कि कई लड़कों ने अकाल निधि के लिए 12,544 जुटाए, प्रत्येक लड़के ने उतने ही दिए जितने लड़के थे, लड़कों की संख्या कितनी थी ये आपको बताना है। कल भी मैंने आपको बताया था, अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है या फिर ये पूछा जाता है कि किस कुछ जो है आपके पौधे हैं, जैसे मान लेते हैं कि 256 पौधा है और स्कूल में आया हुआ है और आपको बनाना है गार्डन, तो आपको इस तरह से पौधों को लगाना है ताकि जो है रो की संख्या और कॉलम की संख्या दोनों बराबर हो जाए। मतलब जितना कि आप हॉरिजेंटल में पौधों को लगाए हैं उतना ही आपको लगाना है वर्टिकल में। तो वैसे केस में साथियों आप उसका निकाल लीजिए वर्गमूल, वर्गमूल निकाल लीजिएगा तो आपको ये पता चल जाएगा कि हॉरिजेंटल में कितना लगाना है और आपको वर्टिकल में कितना लगाना है, जिससे कि लंबाई और चौड़ाई के क्रम में पौधों की संख्याएं समान हो। तो इसीलिए मैंने आपको कल भी बताया था। अब क्वेश्चन कहा जा रहा है कि कई लड़कों ने अकाल निधि के लिए 12,544 रुपया जुटाए हैं, प्रत्येक लड़के ने उतने ही रुपये दिए जितने लड़के थे। तो कहा जा रहा है कि लड़कों की संख्या क्या है, आप निकाल लीजिए 12,544 का वर्गमूल, आंसर आपका आ जाएगा। चलिए फटाफट आप सभी लोग फटाफट इसको बनाइए। 12,500 आपको 44 दिया गया, इसका वर्गमूल फटाफट निकालेंगे और मुझे बताएंगे आपका कितना आ रहा है। देखिए सबसे पहले आप 1 से करेंगे तो यहाँ पर आपका 1 होगा, 1 यहाँ पर लगाएंगे तो ये आपका कट जाएगा। आप 25 आप यहाँ पर नीचे उतारेंगे, 1 1 आपका 2 हो जाएगा। 1 से एक बार पुनः आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 20 आपका 1 आ जाएगा, नीचे में आपका 4 होगा और ये आपका कट जाएगा। अब ऊपर से देखिए आपका डबल 4 आएगा तो आपका 444 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 1 1 2 और यहाँ पर आपका 2, ऐसा करते हैं 2 से आप गुना कर देते हैं, तो 2 से गुना करेंगे तो ऊपर में आपको यहाँ 2 आपको लिखना है, गुना करेंगे 2 दूनी 4, फिर 2 से करेंगे 2 इंटू 2 तो आपका 4, 2 इंटू 2 करेंगे आपका 4। ये देखिए आपका पूरा आपका यहाँ से कट जाएगा और कटने के बाद आपका आंसर आएगा 112। यानी हम कह सकते हैं कि इसका राइट आंसर आ जाएगा 112। ऑप्शन अगर आपने यहाँ पर सी दिया है तो बिल्कुल आपका एक्सपेक्टेड आंसर रहेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है, चलिए आंसर करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बताइए आप लोग, राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न कहा जा रहा है कि यदि अंडर रूट 2 पर पावर x इक्वल टू 256, तो कहा जा रहा है कि x का मान क्या होगा। बताएंगे आप लोग, राइट आंसर आपका क्या होगा। देखिए साथियों, हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि दोनों साइड आप स्क्वायर कर दीजिए। मैंने अभी तुरंत आपको बताया है कि जब भी कभी बराबर में कुछ आपको चीज़ें दिया रहे तो आप जो लेफ्ट साइड करेंगे वही आपको राइट साइड भी करना है। तो यहाँ पर देखिए आपको स्क्वायर से आपका रूट जो है ये आपका कट जाएगा, तो आपका बचेगा क्या, तो 2 पर पावर x इक्वल टू 256 दिया गया है, तो 256 को आप यहाँ पर 2 बार लिखेंगे। 256 पर स्क्वायर, तो 256 को आप यहाँ पर 2 बार लिखेंगे। अब इसको आप सभी लोग प्राइम फैक्टर कर लीजिए। देखिए इसका अगर आप प्राइम फैक्टर करते हैं 256 को, तो इस तरह से आपका होगा, यानी कि आपका 2 इंटू आपका 2 इंटू आपका 2 इंटू आपका 2 इंटू आपका 2, मतलब ये 8 बार आएगा। जैसे कि आपका 1 2 3 4 5 6, और फिर एक आपका आ जाएगा 7, और फिर एक आपका आ जाएगा 8। तो अगर 256 को आप करिएगा तो आपका कितना आ जाएगा, 2 पर पावर आप इसको कह सकते हैं क्या, 2 पर पावर 8 हो जाएगा। तो फिर अगर यहाँ पर 256 को आप प्राइम फैक्टर करेंगे तो ये आपका 2 के रूप में आपका प्राइम फैक्टर होगा, और ये भी आपका जो है 8 टाइम्स आपका आएगा। तो इसको भी हम लोग कह सकते हैं कि 2 पर पावर आपका कितना हो जाएगा, 8। तो यानी हम ये लोग यहाँ पर ये कह सकते हैं कि 2 पर पावर x इक्वल टू 2 पर पावर 8 गुना आपका 2 पर पावर आपका 8 हो जाएगा। और आप जानते हैं कि जब भी कभी गुना में बेस आपका सेम होता है तो पावर जुट जाता है। तो 2 पर पावर 8 और 8 कितना हो जाएगा आपका, 16 हो जाएगा। अब देखिए अभी मैंने रिसेंटली आपको पढ़ाया है कि जब भी बराबर में आपका बेस आपका सेम हो जाए तो आपका पावर बराबर हो जाता है। तो x बराबर आपका कितना हो जाएगा दोस्तों, आपका 16 हो जाएगा। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, x बराबर आपका 16, जो ऑप्शन आपको यहाँ पर बी में दिया गया है। तो एग्जैक्ट जो आपका आंसर रहेगा ऑप्शन आपका बी रहेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन, और इसी बैच के बारे में अभी मैंने आपको रिसेंटली आपको बताया हुआ है कि अगर आप कार्यालय परिचारी आप बैच के अंतर्गत ज्वाइन नहीं है तो आप सभी लोग इस नंबर पे कॉल या SMS करके आप इंक्वायरी ले लेंगे, ताकि आप प्रॉपर तरीका से सही डायरेक्शन में आप क्लास को कवर कर पाएँ और पूरी गाइडेंस के साथ आप सभी सब्जेक्ट को बैलेंस करके आप तैयारी कर पाएँ। 7050513705 पे आप कॉल या SMS करके आप इंक्वायरी ले लेंगे। इसमें देखिए खास बात ये है ये आपका बैच का कि इसमें आपको फुल आपको टेस्ट आपको मिल जाता है, सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज करके भी आपको टेस्ट कवर कराए जाते हैं, जो कि आपके ऑनलाइन होता है। टेस्ट लगाने के बाद तुरंत आपको स्कोर दिख जाता है। साथ ही साथ पटना में चल रहे जो आपके ऑफलाइन सेंटर है, ऑनलाइन सेंटर है, इसका भी कंप्लीट आपको टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, एंड इसका डिस्कशन क्लास भी मिल जा रहा है, ताकि आप अच्छे तरीका से एक बेहतर तरीका से सही गाइडेंस के साथ आप सभी चीज़ों को कवर कर पाएँ, और किसी भी टेस्ट या प्रैक्टिस सेट को आप उठाएं तो उसमें आपका 60+ आपका स्कोर आना चाहिए। अगला अगर हम देखें तो यहाँ पर जो आपका प्रैक्टिस सेट आपका है ये आपका बुक का चलेगा, जो कि एग्जाम के लिए आपका सजेस्टेड आपका बुक है, जो कि आपका इंपोर्टेंट बुक है, जिसमें कि आपका बेहतर तरीका से आपकी चीज़ें प्रोवाइड आपको किया गया है। वैसे यहाँ पर आपको बुक कराया जा रहा है। पटना में चल रहे हैं 4 से 5 आपका बेस्ट सेंटर का कंप्लीट आपको टेस्ट सीरीज, कंप्लीट आपको सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज आपको नोट्स भी आपको कवर कराए जा रहे हैं। कल ही आपको कंप्लीट आपको नोट्स मिल चुका है। अगर आप उसको निकलवाना चाहते हैं तो बिल्कुल आप निसंदेह आप उसे निकाल भी सकते हैं। देखिए अगला अगर हम देखें तो आपका रिवीजन PDF आंसर आपको टिक करके दिया जाता है, सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज, और मिक्सलेनियस नोट्स आपको दिया जाता है, ताकि आप अच्छे तरीका से उसको निकाल सकते हैं। लेकिन टॉपिक वाइज और जो चैप्टर वाइज आपका चलेगा ये सब कुछ आंसर आपको टिक करके दे दिया जाता है, तो आपको साइबर कैप का चक्कर नहीं लगाना है। और जो आपका टेस्ट चलेगा ये भी आंसर आपको टिक करके दे दिया जाता है, ताकि जो छात्र गांव से तैयारी कर रहे हैं या साइड वर्क भी कर रहे हैं तो आराम से आप नोट्स को पढ़ करके भी बेहतर आप परफॉर्मेंस कर सकते हैं, और निश्चित तौर पर नोट से ही आपकी टोटल चीज़ें आपकी कवर होनी है। उसके बाद देखिए इसमें आपका KGS का आपका बुक है, जिसमें कि आपका KGS बुक प्लेटफॉर्म है, किरण पब्लिकेशन है, यूनिक प्रकाशन है, इसके अलावा आपका चक्षु प्रकाशन है। ये कंप्लीट आपको A to Z आपको बुक्स प्रोवाइड किया जा रहा है। अपकमिंग कोई भी अगर आपका बुक आता है ये A to Z आपको प्रोवाइड यहाँ पर किया जा रहा है। 4 से 5 और भी इसके अंतर्गत आपका एडिशन आपके शामिल हो गया है, और इस नंबर पे आप कॉल या SMS करके डायरेक्टली आप बात कर लेंगे हमारे से, टोटल आपको इन्फॉर्मेशन वहाँ पर आपको मिल जाएगी। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, आंसर करेंगे। देखिए प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि 120 और दिया गया है कि आपका 300 के बीच के पूर्ण वर्गों का योग कितना होगा, ये आपको बताना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का 15 का आप आंसर बताइए। यहाँ पर देखिए आप सिंपली ये करिए कि मिसाइल यहाँ पर चलाने की कोई आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर ऐसे आप इसको जो है रगड़ सकते हैं। कैसे, तो जरा ध्यान दीजिएगा। देखिए प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि 120 और 300 के बीच जितने भी आपका पूर्ण वर्ग है इनका योग क्या होगा।
देखिए पूर्ण वर्ग कहने का मतलब है, हम अगर आपको ये कहें कि 4 पूर्ण वर्ग है, आप कहेंगे बिल्कुल है, क्योंकि 4 का वर्गमूल आपका पूरा पूरी निकलता है। हम कहेंगे 8 पूर्ण वर्ग है, आप कहेंगे नहीं, क्योंकि 8 का पूरा पूरी वर्गमूल आपका नहीं निकलता है। लेकिन कहेंगे 16 पूर्ण वर्ग है, आप कहेंगे बिल्कुल है, क्योंकि 16 का वर्गमूल आपका पूरा पूरी निकलता है। उसी तरह से देखिए 120 के बाद एक ऐसी संख्या आप मुझे बताओ जिसका कि पूरा पूरा आपका वर्गमूल निकलता हो। आप कहेंगे कि आपका 121 हो जाएगा, क्योंकि आपका 11 का आपका वर्गमूल होता है। तो सभी का योग पूछा जा रहा है, तो आप कर लीजिए योग। 121 के बाद और आपका क्या आ सकता है, तो आप कहेंगे 121 के बाद 144 आएगा, क्योंकि 12 का स्क्वायर है, ये आपका 11 का स्क्वायर है, ये आपका 12 का स्क्वायर है। उसी तरह से 13 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 100 आपका 69 आ जाएगा। फिर 14 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 196 आ जाएगा। और 15 का स्क्वायर करेंगे साथियों तो आपका 200 आपका 25 आ जाएगा। फिर हम लोग यहाँ पर कितना का 16 का कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 200 आपका 56 आ जाएगा। उसी तरह से फिर 17 का अगर स्क्वायर कर देंगे तो आपका 200 आपका 89 आ जाएगा। और हमें यहीं तक निकालना है, क्योंकि प्रश्न में कहा जा रहा है 100 से 300 के बीच में आपको निकालना है, 120 से आपको 300 के बीच में निकालना है। तो आगे जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब इसको अगर आप जोड़ लीजिएगा तो इसका जो आंसर आएगा ये आपका 1400 आ जाएगा। अब यहाँ पर अगर मैं इसको जोड़ूंगा तो काफ़ी आपको समय लगेगा, इस कारण से आप सभी लोग इसको काउंट कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। एक्सपेक्टेड आंसर होगा ऑप्शन आपका सी। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको कोई जरूरी नहीं है, आपको मिसाइल चलाने की, तुलना करने की कोई जरूरी नहीं है। हालांकि वो एक ऐसा आपका मिसाइल है जिसको कि आप तुलना करके किसी भी संख्या को गुना करेंगे तो उसका वैल्यू आपका हो जाता है। लेकिन ऐसे क्वेश्चन में क्या जरूरी है, आप यहाँ पर आराम से जो है आप इस मेथड से आप इसको बना सकते हैं। ये कोई मेथड नहीं है, बल्कि आप कॉन्सेप्ट का यूज करके आप बना सकते हैं। एग्जैक्ट आंसर आपका सी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट का जा रहे कि तीन संख्याएं 1:2:2 आपका 3 के अनुपात में है और उसका महत्तम समावर्तक आपको दिया गया है 12 है। तो कहा जा रहा है कि संख्याएं कौन सी होगी, ये आपको बताना है। जरा क्वेश्चन नंबर आप 16 का एक्सपेक्टेड आंसर बताइए कि राइट आंसर आपका यहाँ से होगा क्या। देखिए मैं बताता हूँ, यहाँ पर बिल्कुल आपको मिसाइल चलाना है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप एक्स वाई मानते हैं तो काफ़ी आपका लेंथी हो जाएगा। इस कारण से आइए इसको हम लोग देखते हैं। देखिए कहा जा रहा है कि कोई आपको यहाँ पर आपको तीन आपको संख्या दिया गया है। सपोज दैट ये आपका फर्स्ट नंबर है, ये आपका सेकेंड नंबर है एंड ये आपका जो है यहाँ से आपका थर्ड नंबर है। साथ ही यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि इसका अनुपात आपका 1 है, फिर आपका 2 और आपका 3 अनुपात में कोई आपका 3 नंबर यहाँ पर दिया गया है। अब क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं तो कहा जा रहा है कि उसका महत्तम समावर्तक किसका, तो यही तीन संख्याओं का जो महत्तम समावर्तक है ये आपको 12 दिया गया है। महत्तम समावर्तक बोले तो एचसीएफ कितना दिया गया है 12। क्वेश्चन में कह रहे हैं कि एचसीएफ 12 होगा, और हम लोग अगर 1, 2 और 3 का एचसीएफ निकालते हैं तो हमें पता चलता है कि एचसीएफ इसका 1 होगा। एचसीएफ आप जान रहे हैं ना, तो एचसीएफ आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो एचसीएफ की तुलना हमने एचसीएफ से कर दिया और निकालना क्या है, तो कहा जा रहा है कि संख्याएं कौन सी है। संख्या निकालने के लिए आप क्या करेंगे, तो फर्स्ट संख्या से एक बार गुना करेंगे, ये निकल जाएगा। फिर दूसरा निकालना रहेगा तो आप 2 से गुना करेंगे, दूसरा निकल जाएगा। और फिर एक बार 3 से गुना कर देंगे तो आपका तीसरा निकल जाएगा। मान लेते हैं कि पार्टिकुलर आपको पूछा जाता है कि तीसरी संख्या क्या होगा या दूसरी संख्या क्या होगा या पहली संख्या क्या होगा, तो डायरेक्ट हम केवल उसी संख्या से गुना करते हैं। लेकिन यहाँ पर तीनों संख्या बताना है, इसलिए तीनों से गुना कीजिए। 12 गुना 1 करेंगे तो पहला संख्या आपका 12 हो जाएगा। 12 गुना 2 करेंगे तो दूसरा संख्या आपका 12 दूना आपका 24 हो जाएगा। और 12 गुना 3 करेंगे तो आपका 12 3 कितना हो जाएगा 36। मतलब 12, 24 और 36 इसका राइट आंसर आएगा। 12, 24, 36 ऑप्शन आपका एक करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। तो ये हमारा है मिसाइल मेथड, जिसको कि आप लगा करके आसानी से किसी भी मेथड से आप किसी भी क्वेश्चन को आप जो है 2-3 लाइन में आप आराम से उसको सॉल्व कर सकते हैं बिना किसी आप डाउट या संशय के। ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे साथियों। अगला क्वेश्चन आपके सामने प्रश्न हमारा कहा जा रहा है 18/5 और 20/9 का लघुत्तम समावर्तक क्या होगा। जरा आंसर करेंगे आप लोग, राइट आंसर क्या होगा। देखिए साथियों यहाँ पर आपको कहा जा रहा है, एक आपको संख्या दिया गया है 18/5 और एक संख्या आपको दिया गया है 20/9। मैंने क्या बताया है कि जो पूछेगा उसको उसके लिए आपको ऊपर वाला का निकालना है। कहा जा रहा है कि लघुत्तम समावर्तक क्या होगा। लघुत्तम समावर्तक अगर हम यहाँ पर बोलें तो इसका मतलब होता है आपका एलसीएम। क्या होता है एलसीएम, तो आपको क्या निकालना होगा, ऊपर वाला का आपको एलसीएम निकालना है। जो पूछेगा ऊपर वाला का और जो छूटेगा वो नीचे वाला का। तो आप बताइए कि 18 अगर 20 का आप निकालने के यहाँ पर एलसीएम तो आपका क्या होगा। पेन पेपर आप सभी लोग ले करके बैठते हैं, मुझे पूरी उम्मीद है आप आराम से इसको निकालिएगा जरूर। आप 18 और 20 का एलसीएम, 18 और 20 का दोस्तों आपका एलसीएम आता है आपका 180। कितना आएगा 100 आपका 80 आएगा। और नीचे वाला का क्या निकालना होगा आपको एचसीएफ। ना भी का है तो भी आपको एचसीएफ निकालना ही होगा। जब आपको एलसीएम पूछेगा तो ऊपर वाला का एलसीएम
HCF पूछेगा तो ऊपर वाला का HCF और जो बचेगा वो आपका नीचे वाला। तो बताइए 5 और 9 का आपका HCF क्या आएगा, तो आप कहेंगे कि 1 आएगा HCF। अब बताइए 180 के बटे में 1 लिखना कोई ज़रूरी है क्या, कहेंगे बिल्कुल नहीं। तो लगाइए ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हमारा साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन का जा रहे किस संख्या का 16% का जा रहे कि 480 के 20% के बराबर है। बताइए आप लोग राइट आंसर क्या होगा। साथियों जिस तरह से मैं आपको पढ़ा रहा हूं, अब बीएसएससी कार्यालय परिचारी ऑफिस अटेंडेंस यानी 10th लेवल में आप निश्चित तौर पर आप जो है इसमें 30 में 30 आप आराम से सही कर सकते हैं, क्योंकि काफी बेहतर तरीका से आपको मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन आपको कराया जा रहा है। और जो आपका एनसीईआरटी बेस्ड इसका सिलेबस है, बिल्कुल एग्जाम पैटर्न सिलेबस और प्रीवियस ईयर को देखते हुए आपको तैयारी कराई जा रही है, क्योंकि बिहार कार्यालय परिचारी ऑफिस अटेंडेंस के अंतर्गत सभी टॉपिक से आपके क्वेश्चन नहीं आना है, क्योंकि इसमें आप जानते हैं कि इसमें आपका मात्र आपके 6 से आपको 7 ही आपको चैप्टर आपको पढ़ना है, जो कि कंप्लीट आपके नए एग्जाम पैटर्न आपका कार्यालय परिचारी का है, जो कि आपके 2024 में करेंटली पेपर कंडक्ट हुआ, फिर आपका 2025 में आपका कंडक्ट हुआ और जो अभी आपका सिलेबस आपका रिलीज किया गया है। तो आप जान रहे हैं कि इसका सिलेबस में काफी सारे टॉपिक आपके नहीं है, काफी कम टॉपिक है, शॉर्ट सिलेबस है। और ये पूछने का जो इसका लेवल है ये पूरी तरीका से आपके एनसीईआरटी आपके आधारित आपके 10th बेसिस है। तो अच्छे तरीका से अगर आप रेगुलरिटी को मेंटेन करेंगे, निश्चित तौर पर आप मैथ में फुल भी आप स्कोर कर सकते हैं। हालांकि एग्जाम में अगर आप 17 से 18 सही कर देते हैं तो समझिए कि आप कटअप के दायरे को आप पार कर लेते हैं। लेकिन इतना बेहतर तरीका से अगर आपको चीजें बताई जा रही है, सिखाने के प्रयास किया जा रहा है, तो निश्चित तौर पर आप और भी बेहतर करने का प्रयास करें। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है किसी संख्या का 16% जो है ये आपका 480 है, तो कहा जा रहा है कि उसका 20% किसके बराबर होगा, ये आपको बताना है। देखिए ऐसा हम लोग करते हैं, किसी संख्या का जो 16% है कितना है, तो आपको दिया गया है 480 है। इसको आप 2 मेथड से बना सकते हैं, लेकिन इसको देखिए ट्रिक से कैसे बनाना है। कहा जा रहा है यहाँ पर किसी संख्या का 16%, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर दिया गया आपका 16%, प्रतिशत को अगर हटाएंगे साथियों तो नीचे में आपका हो जाएगा 100। मतलब किसी संख्या का जो 16% है, मतलब जो 16 है वो किसके बराबर है, तो आपके कहा जा रहा है कि 480 के क्या है बराबर है। क्योंकि किसी संख्या का जो 16% है ये आपका कितना है, तो आपको कहा जा रहा है 480 है, मतलब 16 जो है ये आपका 480 के क्या होगा बराबर होगा। तो यानी हम कह सकते हैं कि इधर आपका 480 और इधर आपका क्या है 16, दोनों कहा जा रहा है कि बराबर है। इसका मतलब कंपैरिजन हो रहा है, तुलना हो रहा है। तो तुलना हो रहा है तो निश्चित राशि आपको यहाँ पर दिया गया है 480 और हम लोग के अकॉर्डिंग कितना है आपका 16। अब निकालना है उसको गुना कर लीजिए। तो कहा जा रहा है कि इसका जो है आपका 20% किसके बराबर होगा, तो आप यहाँ पर कर लीजिए 20 से गुना, आ जाएगा आंसर। 16 से काटेंगे, 16 या 48, एक आपका 0 आएगा और इसको आप कैलकुलेट कर देंगे तो आपका आ जाएगा 600 और एक्सपेक्टेड जो आपका आंसर आएगा ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। तो बिल्कुल आप आराम से यहाँ पर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा मेथड हमारा ये होता है कि जैसे मान लिया जाए किसी संख्या का आपका 16% 400 आपको 80 दिया गया। जैसे मान लेते हैं कि वह संख्या अगर आपका x है, माना संख्या x है और जिसका कहा जा रहा है कि किसी संख्या का 16%, मान लेते हैं संख्या x है और इसका मान लेते हैं कि आपका 16% कितना है, तो कहा जा रहा है कि आपका 480 है। अब इसका जो आंसर आएगा उसका फिर आपको बताना है कि 20% किसके बराबर है। चलिए इसको काटिए। तो आप लोग देखिए 16 से काटेंगे, 16 या 48, एक आपका 0 आ जाएगा। ठीक है, आप गुना करेंगे तो ऊपर आपका कितना हो जाएगा आपका 300। अब देखिए कहा जा रहा है कि इसका जो है ना 20% कितना के बराबर होगा, इसका निकालिए। तो 20% देखिए कितना आता है, नीचे में आपका 100 हो जाएगा, 00 से आपका 00 कट जाएगा, 3 दूना आपका कितना आ जाएगा आपका 6 और एक आपका यहाँ से 0 हो जाएगा। प्रतिशत में बदलने के लिए आप 100 से गुना करेंगे तो आपका 600 आ जाएगा। नहीं आया क्या? कहा जा रहा है कि उसका एक संख्या किसी संख्या का 16% 480 के 20% के बराबर है। यहाँ पर ये नहीं पूछा गया है जो हम लोगों ने सोचा। क्वेश्चन हमारा ये कहा गया है किसी संख्या का 16% 480 है, तो उस संख्या का 20% क्या होगा, तब हमारा आंसर आ जाता जिस मेथड से अभी मैंने सॉल्व किया बेसिक से। लेकिन यहाँ पर वो नहीं कहा जा रहा है। क्वेश्चन में हमारा क्या कहा जा रहा है, जरा गौर कीजिएगा। कहा जा रहा है किसी संख्या का 16%, ठीक है, किसी संख्या का 16% कितना है, तो कहा जा रहा है 480 के 20% के बराबर है। किसका है? 20% के क्या है बराबर है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है, 20% के बराबर है, तब आप इस मेथड का यूज करेंगे। अब देखिए साथियों यहाँ पर आपका प्रतिशत से ये आपका प्रतिशत यहाँ से आपका कंप्लीट हो जाएगा। 16 से काटेंगे इसको, 16 या 48, एक 0 हो जाएगा, मतलब x इक्वल टू आपका मान कितना आ जाएगा, 3 दूना आपका 6 हो जाएगा
और यहाँ पर देखिए आपका 2 जीरो है तो 2 जीरो लगा दीजिएगा, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। बल्कि मैंने जो मेथड का भी अप्लाई किया था वो तब आपका लागू होता है जब आपको क्वेश्चन में ये कहा जाता है किसी संख्या का 16% 480 है तो उस संख्या का 20% क्या होगा। उस संख्या का मतलब जिस संख्या का आपने 16% निकाल करके 480 के बराबर किया उस संख्या का 20% क्या होगा, तब आप उसका 20% निकालते हैं। क्लियर है, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हमारा देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, आंसर बताएंगे। प्रश्न कहा जा रहा है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 30% भोजन पर, 20% बच्चों की शिक्षा पर तथा शेष का 60% घर के किराए पर व्यय करता है तो उसके पास आय का कितना प्रतिशत शेष बच जाता है, ये आपको बताना है। किसी भी व्यक्ति का जो इनकम होता है ये अपने आप में आपका 100% होता है। कितना होता है? 100% होता है। तो कोई व्यक्ति है जो कि अपनी आय का 30% क्या करता है, भोजन पर खर्च कर देता है। मतलब भोजन पर कितना खर्च किया, तो आपका 30% इन्होंने भोजन पर क्या किए, खर्च कर दिए। 30% इन्होंने क्या किया, भोजन पर खर्च कर दिया। अब उनके पास कितना बचा होगा, तो आप निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि 30% भोजन पर खर्च किया तो 70 बचा होगा। लेकिन अभी आपको ऐसा नहीं कहा जा रहा है कि शेष का आप शिक्षा पर लगा रहे हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है कि 20% बच्चों पर लगा रहे हैं। यहाँ पर यह नहीं कहा रहा है कि शेष का अगर कहता तो फिर 70 का 20% निकालते हैं। यहाँ पर सीधा कहा जा रहा है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 30% भोजन पर और 20% जो है बच्चों की शिक्षा पर खर्च करते हैं। तो 20% अगर शिक्षा पर खर्च करते हैं तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो शिक्षा पर इन्होंने खर्च किया, कितना किया, तो आप कहेंगे कि 20 जो है इन्होंने शिक्षा पर खर्च किया। ठीक है, अच्छा आगे बढ़िए। आगे देखिए आपको क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है अब यहाँ पर आपका साथियों कि शिक्षा पर जब खर्च कर दिया उसके बाद कहा जा रहा है तथा शेष का 60%, मतलब अब जो बचा, देखिए 100 में से अगर यहाँ पर 30 आपका खर्चा हो गया भोजन पर और 20 अगर आपका शिक्षा पर खर्च हो गया तो आपका कितना बचेगा, तो आप कहेंगे कि 30 20 50 हो गया। अब जो शेष बचा होगा ये आपका 50 बचा होगा। अब कहा जा रहा है कि शेष का 60%, शेष का 60% जो है ये कहाँ पर खर्च करते हैं, तो किराए पर। मतलब शेष जो आपका बचा यहाँ पर आपका 50, इस शेष का 60% कहाँ पर खर्च कर देते हैं, तो आपके किराए पर। ध्यान रखिएगा यहाँ पर किराया है, ये किसका निकाल रहे हैं हम लोग, यहाँ पर हम लोग निकाल रहे हैं ये आपका शेष का किराया पर। और यहाँ पर देखिए 60% खर्च करता है तो परसेंटेज को यहाँ से हटाएंगे, नीचे में आपका 100 होगा, यहाँ पर देखिए आपका डबल जीरो कटेगा, 6 बचे आपका 30। मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि 100 में 30 रुपया ये कहाँ पर खर्च करेंगे, तो आप कहेंगे कि 100 में ये जो 30 रुपया खर्च करेंगे ये करेंगे कहाँ पर, तो किराया पर। कहाँ पर खर्च करेंगे, किराया पर। तो अब कहा जा रहा है दोस्तों कि जो है किराए पर 60% व्यक्ति जो आपका व्यय करता है कितना का, तो आपका शेष का, और शेष कितना बचाता है 50। 50 का 60% जब हम लोग निकालते हैं तो पता चलता है कि 30 रुपया इन्होंने कहाँ पर दिया है, किराया पर। अब कहा जा रहा है कि उसके पास आय का कितना प्रतिशत शेष बचा। सबसे पहले आप ये देखिए कि इन्होंने खर्चा कितना किया। यहाँ पर देखिए आपका 30 हो गया, यहाँ पर आपका 30 हो गया, ये आपका 20 हो गया, 50 50 और 30 आपका कितना हो गया, 80। मतलब 100 में से इन्होंने 80 को अगर खत्म कर दिया तो इनके पास कितना बचेगा, आपका 20 बचेगा। और इनका टोटल इनकम कितना था आपका 100, क्योंकि जब तुलना होगा तो पूरे में से होगा और परसेंटेज में इसको चेंज करने के लिए आप क्या करेंगे, 100 से गुना। अब देखिए यहाँ से आपका 100 से 100 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी हम कह सकते हैं कि इनके पास जो बचेगा ये आपका 20% बचेगा। ऑप्शन आपका यहाँ से एक करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। देखिए प्रश्न हमारा यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक टोकरी में 300 आम है, 75 आम कुछ छात्रों में वितरित कर दिए गए, टोकरी में बचे आमों का प्रतिशत क्या है। देखिए जब भी तुलना होता है तो ये आपका टोटल में तुलना होता है। टोटल देखिए कितना था आपका 300 था, इनमें से 300 में से 75 आम जो है ये कुछ छात्रों में वितरित कर दिया। तो कहा जा रहा है कि शेष जो आपका आम बचा ये कहा जा रहा है कि कितना प्रतिशत बचा। तो देखिए 300 में से अगर आप 75 को घटा देंगे तो आपका हो जाएगा 225। 225 कहा जा रहा है कि 300 का कितना प्रतिशत बचा। प्रतिशत के लिए 100 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा। देखिए आप 100 से काटेंगे तो ये आपका 3 टाइम्स में आपका कटेगा, 3 से काटेंगे, 3 सती 21, एक बचेगा, 3 बचे 15, मतलब 75% हमारा आंसर आएगा। ऑप्शन आपका डी सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट आ चुका है। साथियों प्रश्न कहा जा रहा है कि यदि ए बी से 20% कम है। आइए देखते हैं, मान लेते हैं कि आपका ए है और ये यहाँ पर आपका बी है। प्रश्न कहा जा रहा है कि ए
बी से 20% कम है। मतलब बी अगर आपका 100 होगा तो इससे आपका कहा जा रहा है कि ए जो है ये कितना कम है आपका, तो कहा जा रहा है कि 20% आपका कम है, 20% कम है, तो इसका मतलब ए कितना हो जाएगा 80। अब कहा जा रहा है कि तो बी ए से, देखिए मैंने क्या बताया, जिसमें का या से लगेगा वो आपका नीचे होगा। तो कहा जा रहा है कि जो आपका बी है ए से, ए में लग गया से, तो ए का मान 80 है तो इसको आप नीचे रखिएगा। कहा जा रहा है कि बी जो है ए से कितने प्रतिशत अधिक है, तो आप बताइए कि जो बी है ए से कितना प्रतिशत अधिक है, तो आप कहेंगे कि सर 20% अधिक है, और इसको आप प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 से आप गुना कर लेंगे, क्योंकि कहा जा रहा है कि कितने प्रतिशत अधिक है, तो प्रतिशत के लिए 100 से आप मल्टीप्लाई करेंगे। 20 से काटेंगे, 20 चौके आपका 80 हो जाएगा, 4 से काटेंगे, 4 दूना 8, 4 पचे आपका 20, यानी 25%। ऑप्शन आपका यहाँ से सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हमारा देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन का जा रहे हैं, नीलम अपनी कुल आय का 20% मकान के किराए पर तथा शेष का 70% घरेलू मदों पर खर्च करती है। यदि उनकी आय दिया गया है आपका 3600 रुपया, सॉरी माफ कीजिएगा, यदि वह 3600 रुपया की बचत करता है, आय नहीं है, ये कहा जा रहा है कि 3600 रुपया की बचत करती है, तो कहा जा रहा है कि उसकी कुल आय कितनी है। देखिए आय हमें पता नहीं है, और परसेंटेज की जब बात होती है तो हम लोग कितना मान लेंगे 100, ये मैं आपको बार बार बताता हूँ। अब आइए साथियों क्वेश्चन को देखते हैं, ये कहना क्या चाह रहा है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जो है एक कोई व्यक्ति है और ये अपनी आय का 20% मकान पर ये खर्च कर देते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि अगर ये अपनी कुल आय का 20% मकान के किराए पर खर्च करता है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि रूम रेंट जो ये खर्च करते हैं ये कितना करते हैं, तो आप कहेंगे कि आपका 20% इन्होंने खर्च किया। उसके बाद अच्छा शेष कितना बचेगा, तो आप निश्चित तौर पर कहेंगे इनके पास जो शेष बचेगा ये कितना बचेगा, तो आपके 80 बचेगा। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि शेष जो बचा उसका 70% घरेलू मदों पर ये क्या करते हैं, खर्च कर देते हैं। मतलब जो आपका शेष बचा 80, इसका इन्होंने 70% क्या किया, घरेलू मदों पर खर्च कर दिया। यानी आप ये कह सकते हैं कि जो इन्होंने घरेलू मदों पर, मतलब घरेलू सामान के लिए जो इन्होंने खर्च किया, इस 80 में से इन्होंने कितना खर्च कर दिया, तो आपका 70% खर्च किया। प्रतिशत को ऊपर से रिमूव करेंगे, 70% से अगर प्रतिशत को हटाएंगे तो यहाँ पर आपका नीचे में 100 होगा, और यहाँ पर इसको काटिएगा तो डबल जीरो से नीचे आपका पूरा 100 कटेगा। 8 7 आपका कितना हो जाएगा, 8 7 आपका 56, यानी 56। तो यहाँ पर देखिए इन्होंने पहले कितना खर्च किया रूम रेंट पर, तो 20, और उसके बाद इन्होंने कितना खर्च किया, तो आपके 56 इन्होंने खर्च किया। अब अच्छा शेष कितना बचेगा, बताइए आप सभी लोग, शेष अब आपका कितना बचा होगा, तो देखिए 50 और 20 70 और 6 आपका कितना हो जाएगा, 76 हो जाएगा ना। तो यानी आपका टोटल अगर देखा जाए तो इन्होंने खर्च कितना किया, तो आप कहेंगे कि यहाँ पर पहले 20 का खर्च किया, अब 56 का किया, मतलब टोटल जो इनका कुल खर्च है, यानी टोटल जो इनका खर्च होगा ये आपका कितना हो जाएगा, तो आपका 76 हो जाएगा। टोटल खर्च कितना हो गया इनका, 76। अच्छा तो बचाएगा कितना, यानी जब टोटल 76 खर्च कर देगा तो 100 में से 76 खत्म कर देगा, तो आप बताइए कितना बचेगा, 24 बचेगा। निश्चित तौर पर आप कह सकते हैं कि 24 इनके द्वारा क्या होगा, बचा लिया जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि 3600 बचाता है। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 3600 बचाता है, और हम लोग को पता चलता है कि नहीं 24 बचाता है। तो बचत की तुलना आप बचत से कीजिएगा, जो दिया रहेगा उसकी तुलना उससे, और जो निकालना रहेगा गुना। साथियों कहा जा रहा है कि उसकी आय क्या है, तो आय निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 100 से गुना। कहेंगे कैसे, तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या माना है, आय कितना माना है हम लोगों ने, 100 से गुना कर दीजिए, काटिए। 6 से काटेंगे तो आपका 6 चौके आपका 24 हो जाएगा, 6 से काटेंगे 6 के 36, ऊपर आपका डबल जीरो होगा, 4 से इसको काटेंगे तो आपका देखिए 4 दूनी 8, 4 पचे आपका 20, कितना हो जाएगा आपका, तो 25 हो जाएगा। 25 गुना 6 कीजिएगा कितना होगा, 25 गुना अगर आप यहाँ पर 6 करते हैं, मतलब यहाँ पर जो आपका निकल करके आया है 600, और यहाँ पर जो आपका निकल करके आया है 25, इसको आप गुना कर लीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। मतलब 6 से गुना 25, यहाँ से हटा देते हैं इसको। अब यहाँ पर आप आराम से कर सकते हैं 600 और गुना आप यहाँ पर 25 कर लेंगे। देखिए 6 पचे 30 के 0 हो जाएगा, 6 दूना 12 और 3 आपका 15, 150, और इस पर यहाँ पर आपका डबल जीरो लग जाएगा, मतलब 15,000 इसका राइट आंसर आएगा, जो ऑप्शन आपको यहाँ पर ए में दिया गया है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। देखिए प्रश्न कहा जा रहे हैं, एक कॉलेज में हुए चुनाव में एक उम्मीदवार को 62% मत प्राप्त हुए और उसे 144 मदों के अंतर से
चुनाव कहा जा रहा है कि चुना गया, डाले गए मतों की कुल संख्या कितनी थी ये आपको बताना है। देखिए कितना मत डाला गया था ये हमें पता नहीं है, जो पता नहीं है उसको आप मान लीजिए। मान लेते हैं कि 100% आपका मत आपका डाला गया होगा, चाहे 500 वोट पड़े या 200 वोट पड़े या 100 वोट पड़े, वो होता है अपने आप में आपके 100%। यहाँ पर देखिए कहा जा रहा है कि एक कॉलेज के लिए चुनाव होता है और उसमें जो है 42% मत जो है प्राप्त होते हुए, मतलब एक उम्मीदवार को जो है मत कितना प्राप्त हुआ है, तो आप कहेंगे एक कॉलेज में एक चुनाव होता है और उम्मीदवार को टोटल कितना मत प्राप्त होता है, तो 62%, क्योंकि कुछ कैंडिडेट वोट नहीं करते हैं। तो कितना टोटल वोट पड़ा है यहाँ पर, तो आप कहेंगे कि 62% पड़ा है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि एक कॉलेज में एक चुनाव में एक उम्मीदवार को, माफ कीजिएगा, कहा जा रहा है एक उम्मीदवार को, मतलब एक जो उम्मीदवार है, मतलब हम यहाँ पर लिख देते हैं कि जो आपका पहला नेता है, मतलब जो आपका पहले आपका नेता है, एल कर देते हैं, एल से आपका लीडर हो जाएगा। पहले नेता को कितना मिला है, तो आप कहेंगे कि यहाँ पर आपका 62% मिला है पहले नेता को। क्लियर है, 62% मैंने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिख दिया है 62%। तो अब आप कहेंगे कि 62% जब पहले नेता को मिला है तो दूसरे नेता को कितना मिला होगा। यानी आप ये कह सकते हैं कि जो आपका सेकेंड आपका लीडर होगा इसको आपको कितना मिलेगा, तो आप कहेंगे कि दूसरे नेता को 38% मिला होगा। अगर एक को 62 मिला है तो दूसरा को 38 मिला होगा ना। अब देखिए कहा जा रहा है कि 144 मतों के अंतर से चुना गया, मतलब ये कहा जा रहा है इन दोनों के जो मत का डिफरेंट हुआ, मतलब कोई एक जीता कोई हारा, तो उन दोनों के बीच आपका कुछ ना कुछ मत का तो अंतर होगा ही। तो उसका कहा जा रहा है कि अंतर कितना है, 144 है। और हम दोनों को यहाँ पर पता चलता है, मतलब हम लोगों को पता चलता है कि 62 और आपका 38 जो दोनों ने मत को प्राप्त किया है, इन दोनों के बीच कितना का डिफरेंट है। तो हम जब यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं तो हमें पता चलता है कि यहाँ पर 24 का डिफरेंट है। यहाँ पर कितना का डिफरेंट है, तो 24 का डिफरेंट है, लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है 144 का डिफरेंट है। तो अंतर की तुलना आप अंतर से कर दीजिए। अब कहा जा रहा है कि कुल डाले गए मत कितना था, तो मैंने क्या बताया कि 100% आपका मत होगा, चाहे जितना भी वोट जाए वो आपका 100% ही होता है, क्योंकि यहाँ पर परसेंटेज की बात है। अब इसको काट लीजिए आप सभी लोग। देखिए 6 से काटेंगे तो आपका 6 चौके आपका 24 हो जाएगा। 6 से काटेंगे 6 दूना 12, 6 चौके आपका 24 हो जाएगा। 4 से काटेंगे 4 छक 24, 6 गुना अगर 100 करेंगे तो आपका हो जाएगा 600। आपका राइट आंसर हो जाएगा 600। ऑप्शन आपका ए सही है। क्लियर है, तो इतना बेहतर तरीका से आप मैथ को सीख पाएंगे, ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए नेक्स्ट आपके सामने आ चुका है, आंसर करेंगे। साथियों अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि एक शहर की जनसंख्या दिया गया है कि आपका कितना है, इक्याई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, मतलब 3 लाख आपका जो है 50,000 है। कितना है, 3 लाख आपका 50,000 है। यदि प्रति वर्ष 20% की दर से बढ़ती है तो 2 वर्ष के बाद इसकी जनसंख्या क्या होगी। पहले देखिए आपका कितना है, तो 3 लाख आपका 50,000 है। 3 लाख आपका 50,000 है, तो 3 लाख यहाँ पर 50,000 मैंने लिख दिया। अब कहा जा रहा है कि 20% हर वर्ष बढ़ती है, 20% बढ़ती है, इसका मतलब क्या 120, ये आपका फर्स्ट वर्ष में होगा, फर्स्ट ईयर। सेकेंड ईयर में पुनः 20% इसमें आपका बढ़ जाएगा, तो फिर आपका अगर 20% बढ़ रहा है तो इसका मतलब 120 हो जाएगा, क्योंकि पहले अगर आपका 100% है और इसमें 20% बढ़ेगा तो 120 हो जाएगा, और नीचे में परसेंटेज के बदला आप 100 लिखेंगे। साथ ही यहाँ से डबल जीरो काटिएगा तो यहाँ पर देखिए आपका पूरा डबल जीरो कटेगा। उसके बाद यहाँ से देखिए आप डबल जीरो काटिएगा तो ये आपका पूरा डबल जीरो कट जाएगा। अब देखिए 12 गुना 12 करेंगे तो 144, यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 3500, और गुना आपका कितना हो जाएगा 144। क्या मैं छोड़ दूं, आप लोग गुना कर लेंगे क्या, 3500 गुना 144 आप सभी लोग कर लेंगे, बिल्कुल आप कर सकते हैं, बहादुर हैं आप सभी लोग। ऑप्शन आपका जो राइट होगा, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। आपका 5 लाख आपका 4,000, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, तो आप इसको गुना कर लीजिएगा, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए नेक्स्ट आ चुका है। साथियों कहा जा रहा है कि यदि एक वृत्त की त्रिज्या में दिया गया है कि 50% की वृद्धि की जाए तो कहा जा रहा है कि उसके क्षेत्रफल में कितने की वृद्धि होगी। चलिए बताइए आप सभी लोग, राइट आंसर आपका क्या होगा। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। आप मुझे ये बताओ कि जो आपका वृत्त की क्षेत्रफल होता है, वृत्त का क्षेत्रफल ये क्या होता है, तो आपका स्क्वायर के रूप में होता है। वृत्त का क्षेत्रफल वैसे तो आपका पाई आर स्क्वायर ही होता है,
लेकिन दोस्तों स्क्वायर के रूप में होता है। और स्क्वायर हमें ये कहता है कि 2 बार घटना। जैसे मान लेते हैं कि ए पर अगर आपका स्क्वायर है तो आप ए स्क्वायर को आप क्या लिखेंगे, ए इंटू आप ए लिखेंगे, निश्चित तौर पर आप लिखेंगे। तो इसका मतलब हो गया 2 बार। क्या हो गया? 2 बार। यानी हम ये कह सकते हैं दोस्तों कि अगर आप 50% की वृद्धि करते हैं तो 50 का हो जाएगा स्क्वायर, और 50 का स्क्वायर हो जाएगा तो इसका मतलब 50 गुना 50 मतलब कितना बार घटना घट गया? 2 बार। तो मैंने आपको बताया है कि जब भी कभी एक ही वस्तु पर 2 बार घटनाएं घट जाए तो वहां पर हम लोग लगाते हैं फॉर्मूला ए बी। और ए बी फॉर्मूला क्या कहता है, जरा गौर फरमाइएगा। ए बी फॉर्मूला हमारा कहता है कि ए प्लस बी प्लस आपका ए इंटू आपका बी अपॉन आपका 100 होता है। क्लियर है? अब कहा जा रहा है कि 50% की वृद्धि हो जाती है, तो यानी हम कह सकते हैं कि 50% की वृद्धि हुई तो प्लस 50, और फिर कहा जा रहा है 50% की वृद्धि हुई तो प्लस 50, और फिर यहाँ पर आपका फॉर्मूला के अकॉर्डिंग 50 गुना आपका 50 हो जाएगा और बटे में आपका 100 हो जाएगा। 50 से काटेंगे, ये आपका 2 बार में कटेगा, और 50 से 2 से काटेंगे 25 टाइम्स में 50 इंटू 50 प्लस 50 आपका 100, 100 प्लस 25 125 आपका आ जाएगा, यानी 125। लगाइए ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ से राइट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है साथियों। प्रश्न कहा जा रहा है किसी संख्या का 32% उसी संख्या के 17% से 120 अधिक है तो कहा जा रहा है कि संख्या का मान क्या है। लीजिए परसेंटेज की बात है और कहा जा रहा है कि संख्या का मान क्या है, तो हम लोग कितना मानेंगे? संख्या को 100 मानेंगे। क्या मानेंगे? 100 मानेंगे, क्योंकि जब भी परसेंटेज की बात होगी तो हम लोग कितना मानेंगे? 100 मानेंगे। ये चीजें यहां से आपको याद रखनी है। अब देखिए क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि किसी संख्या का 32% उसी संख्या के 17% से 120 अधिक है। अधिक कितना है? तो कहा जा रहा है 120 अधिक है, और हमें पता चलता है कि 17 और 35 में, सॉरी 32 और आपका 17 में कितना का अंतर है, तो आप कहेंगे कि 32 और 17 में आपका कितना का अंतर है, तो आप कहेंगे 15 का अंतर है। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि 120 का अंतर है। अधिक या कम का मतलब वही होता है अंतर। तो यहाँ पर कहा जा रहा है 120 का अंतर, और हम लोगों को पता चलता है कि 32 और 17 में 15 का अंतर, तो अंतर की तुलना हम लोग अंतर से कर दिए। आप कहेंगे 15 ऊपर रखिए, नहीं रखेंगे, क्योंकि जो ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है उसको हमेशा ऊपर रखा जाता है। क्योंकि आप बाद में लाए हैं ना, जो पहले है उसको रखिए, और बाद में आप जो अंतर लाए हैं उसको आप नीचे रखिए। अब कहा जा रहा है संख्या का मान क्या होगा, तो संख्या निकालने के लिए 100 से गुना कर दीजिए, क्योंकि जो पता नहीं है परसेंटेज में उसे हम लोग 100 मानेंगे। 15 से काटेंगे तो 15 8 आपका 120 हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आपका कितना हो जाएगा? 800। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? तो मैथ को एकदम दोस्तों आपको रौंदते हुए चलना है, एकदम डरने की बात नहीं है। फुल में फुल आप स्कोर आसानी से कर सकते हैं। बस कंडीशन है कि आप रेगुलरिटी को मेंटेन करेंगे। अगर आप रेगुलर जुड़ेंगे निश्चित तौर पर आपका इंप्रूवमेंट आएगा। दूसरी चीज़ है कि अगर आप पेड बैच के अंतर्गत एनरोल नहीं है तो मैंने आपको नंबर नोट डाउन करा रखा है कि अगर आप सभी लोग इतनी बड़ी गलती किए हैं अभी तक बैच के अंतर्गत ज्वाइन ना होकर के, तो अभी भी आपके पास समय है, आप बेहतर तरीका से ज्वाइन कर सकते हैं। अप्रैल में पेपर होगा, नहीं तो उस समय काफ़ी सारे छात्रों को लगता है क्या पढ़ें क्या नहीं, कैसे क्या होगा। इसलिए अभी से अगर जुड़ेंगे तो पूरी तरीका से आपको सिलेबस कंप्लीट होगा, और एग्जाम पेपर तक आपकी पूरी तरीका से कॉन्फिडेंस और तैयारी आपकी हो चुकी होगी। उसमें केवल आपको टेस्ट प्रैक्टिस सेट आपको कराए जाएंगे, जिससे कि आपकी चीज़ें लगातार रिवीजन होते रहे। एग्जाम तक आपको वैलिडिटी दिया गया है, किसी भी तरह से आपको पुनः जो है फिर आपको पेमेंट करने की आवश्यकताएं नहीं होती है। 149 वन टाइम पेमेंट करना है, फुल फैसिलिटीज़ के साथ आप कार्यालय परिचारी ऑफिस अटेंडेंस की आप तैयारी कर सकते हैं। तो 7050513705 पे कॉल या SMS करके आप इंक्वायरी लेंगे। टोटल आपको बुक है, टोटल आपका संस्थान का नोट्स है, 4 से 5 आपका बेस्ट सेंटर जो कि आपको कंप्लीट मर्ज करके दिया जा रहा है, जिससे कि आपको ये ना लगे कि इस सेंटर से मैं पढ़ता तो हो जाता, इस सेंटर से मैंने पढ़ा तो नहीं हुआ। तो ये चीज़ें आपको बिल्कुल भी आपका नहीं होगा। ये आप तभी कर पाएंगे जब आप अच्छे तरीका से आपकी डेडिकेशन होगी और आप रेगुलरिटी को मेंटेन करेंगे। तो चलिए आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए नेक्स्ट का जा रहा है कि पहली 12 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा, ये बताना है। देखिए साथियों, आप पहली 12 प्राकृत संख्या मतलब आप ऐसे कर सकते हैं 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 10 + 11 + आपका 12। अब यहाँ पर अगर बट्टे में आप 12 से भाग लगा दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। क्या हम लोग इतना करेंगे? इतना करेंगे तो फिर आप टाइम काफ़ी ज़्यादा ले लेंगे, इसलिए आपको क्या करना है कि ऐसी नहीं करना है। कहा जा रहा है कि प्रथम 12 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा। याद रखना, जब भी कभी लगातार संख्याएं दिया रहता है और इसका औसत पूछा जाता है तो इसके लिए मैंने आपको बताया है, आपको सिंपली क्या करना है, n + 1 अपॉन आपको 2 कर देना है।
देखिए टोटल कितना संख्या है आपका 12 है, तो यहाँ पर आप रख दीजिए 12 प्लस 1 और बटे में कितना हो जाएगा 2। देखिए आप इसको डिवाइड करेंगे, 12 एक कितना हो जाएगा 13 बटे में 2 डिवाइड करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 6.5। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा, 6.5 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो आप देखिए याद रखना है, या तो आप फॉर्मूला को नोट डाउन कर लेंगे कि जो आपकी प्रथम प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होता है, तो आप लिख लीजिए कॉपी में, प्रथम प्राकृत संख्याओं का औसत बराबर n+1 बटे आपका 2। याद रहेगा, बिल्कुल आप आसानी से सॉल्व करेंगे, या तो फिर आप बेसिक से बनाएंगे तो थोड़ा सा समय लगेगा। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट का जा रहे हैं, x² - y² इक्वल टू आपका 80। तो कहा जा रहा है कि x - y इक्वल टू 8 है, तो x और y का औसत क्या होगा। साथियों अगर हम आपको ये कहें कि x और y का औसत क्या होगा, तो सभी प्रेक्षणों का योग बटे कुल प्रेक्षण होता है। तो यानी x और y का पूछा जा रहा है, तो आप निश्चित तौर पर कह सकते हैं x + y बटे 2, यही इसका औसत कहलाएगा। हो गया आंसर आपका। लेकिन क्वेश्चन में ऐसा नहीं कह रहा है, क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि x² - y² बराबर 80 दिया गया है और x - y बराबर 8 दिया गया है। तब आपको बताना है कि x और y का औसत आपका क्या होगा। ये तभी निकलेगा जब आप x और y का मान निकाल लेंगे, तब आपका औसत निकल जाएगा। दोनों को जोड़ करके आप 2 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए आपको दिया गया है x² माइनस आपको y² इक्वल टू आपको यहाँ पर दिया गया 80। अच्छा आपने पढ़ा होगा a² - b² का आपका फॉर्मूला क्या होता है। आप कहेंगे कि x + y मतलब a + b इंटू आपका a माइनस आपका b होता है और इक्वल टू आपको यहाँ से 80 आपको दिया गया है। साथियों अगर गौर करें आप, x - y का आपको मान दिया गया 8, तो आप ऐसा कर सकते हैं क्या, x + y और देखिए आपको कितना दिया गया इसका मान, तो आपको 8 दिया गया है, 8 दिया गया है। x - y के जगह पर यहाँ पर 8 रख दीजिए, बराबर में आपको कितना दिया गया 80। काट डालिए इसको, 8 से काटेंगे तो आपका 10 बार में कट जाएगा, मतलब x + y इक्वल टू आपका कितना आ गया है 10। अब यहाँ पर देखिए x + y आपका आ गया है और यहाँ पर x माइनस आपका y आ गया है। अब आप ऐसा कर सकते हैं कि x y का आप मान निकाल सकते हैं, x y का आप मान भी निकाल सकते हैं, या तो यहीं पर आप डायरेक्ट भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, तो जरा आप यहाँ पर देखिए, उसके बाद मैं इसको मिटा करके पुनः आपको बताऊंगा। यहाँ पर देखिए आपको क्या कहा जा रहा है कि x + y का औसत क्या होगा। तो अभी मैंने आपको क्या बताया कि इसका औसत होगा x + y बटे आपका 2, यही ना होगा। यहाँ पर देखिए x + y बराबर आपका कितना आया है, तो आप कहेंगे कि x + y इक्वल टू आपका 10 आया है। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि दोनों साइड 2 से हम लोग भाग लगा सकते हैं, अपने मन से बिल्कुल लगा सकते हैं, क्योंकि बराबर का आपका रूल ये है कि लेफ्ट साइड आप जो करेंगे वही आपको राइट साइड करना है। तो यहाँ पर देखिए आपका क्या हो जाएगा, 2 से इसको काटेंगे तो 2 × 5 आपका 10 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका देखिए x + y बटे आपका 2 बराबर आपका क्या हो जाएगा 5। तो देखिए x और y का औसत क्या कहलाएगा, मतलब x y बटे 2, यही तो इसका एवरेज कहलाएगा, सभी प्रेक्षणों का योग बटे कुल प्रेक्षण। इसका देखिए मान कितना आया, 5 आ गया, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी। लेकिन 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 अगर आप ऐसा इसको नहीं बनाते हैं तो आप और भी इसका एक और तरीका है। देखिए कैसे बनेगा, तुरंत आपको बन जाएगा, ध्यान दीजिए। यहाँ तक आपका हो गया है। अब देखिए यहाँ पर इक्वेशन में आपको मान कितना दिया गया था, x माइनस आपका y इक्वल टू आपको कितना दिया गया 8। ये आपका समीकरण 1 हो जाएगा। कोई जरूरी नहीं है समीकरण मानना, आप ऐसे मैंने मान लिया ताकि आपको समझ में आ जाए। अब देखिए x + y बराबर आपको कितना दिया है, x + y इक्वल टू आपको कितना दिया गया है 10। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि जब भी कभी दो इक्वेशन दिया रहे, एक x - y और एक आपका x + y, अगर x का मान निकालना है दोस्तों तो इधर वाला को जोड़ करके 2 से भाग दे दीजिए, x का मान निकलेगा। ठीक है, तो बोलिए 10 और 8 कितना हो जाएगा 18। 18 में अगर 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा। अब देखिए y निकालना है तो घटा करके 2 से भाग, बोलिए 10 में से अगर आप यहाँ पर 8 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, और 2 में 1 से अगर आप भाग लगाएंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 2 में 1 से भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, सॉरी 2 में 2 से भाग लगाएंगे, क्योंकि इसमें से घटा करके 2 से भाग देना है, तो आपका कितना आ जाएगा, 2 में 2 से भाग लगाएंगे तो आपका 1 आ जाएगा। मतलब x का वैल्यू कितना आ गया 9, y का वैल्यू कितना आ गया आपका 1। अब क्या निकालना है, औसत। तो आपको क्या मैंने बताया कि औसत निकालने के लिए क्या है, दोनों को जोड़ करके 2 से भाग, क्योंकि 2 संख्या है सभी प्रेक्षणों का योग बटे आपका कुल प्रेक्षण होता है। तो 9 और 1 कितना हो जाएगा 10। 10 में अगर आप 2 से भाग दे दीजिएगा तो आपका कितना हो जाएगा 5, यही कहलाएगा औसत, जो ऑप्शन आपको डी में दिया गया। अगर आपको ऐसे भी नहीं बनाना है तो आइए एक मेथड और आपको बताते हैं। देखिए एक मेथड और यहाँ पर आपको बताते हैं हम कैसे बनाना है। देखिए यहाँ पर आपका इतना हो गया है।
अब देखिए आप सिंपली यहाँ पर क्या कर सकते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर आपका देखिए 10 है, आप पढ़े होंगे घटाने पर या जोड़ने पर, 10th में पढ़े होंगे, दोनों एक प्लस में एक माइनस में है, तो आपका क्या हो जाएगा 2x बराबर, इधर जोड़ेंगे 10 और 8 कितना हो जाएगा 18, 2 से काटेंगे तो आपका हो जाएगा 9, मतलब x इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा 9, x का वैल्यू आ गया। अब इसी का मान आप समीकरण में रख दीजिए। जैसे मान लेते हैं कि x माइनस आपको y दिया गया है, 8 दिया गया है, यहाँ पर आपका समीकरण 1 में रख दीजिए। x का वैल्यू अगर यहाँ पर आप 9 रखेंगे माइनस y इक्वल टू आपका 8 हो जाएगा, y को उस पार लेकर के चले जाएंगे तो आपका देखिए और 8 इस पार आ जाएगा, तो इसका मान कितना हो जाएगा 1, मतलब x का वैल्यू 9 आ गया, y का वैल्यू आपका कितना आ गया 1 आ गया। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि x और y का जो है औसत क्या होगा। औसत क्या होता है, सभी प्रेक्षणों का योग बटे कुल प्रेक्षण। 8 और 1 कितना हो जाएगा आपका 9 और 1 कितना हो जाएगा 10, टोटल कितना संख्या को आपने जोड़ा है 2 संख्या का, तो 2 से भाग लगाएंगे, फिर भी इसका आंसर देखिए कितना आ जाएगा 5, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। तो किसी भी मेथड से आप इसको रौंद सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हमारा देखिए नेक्स्ट कहा जा रहा है कि 10 संख्याओं का औसत कहा जा रहा है कि 30 है, तद अनुसार यदि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। अगर ये क्वेश्चन आपका पेपर में आ जाए तो आप सभी लोगों से बिल्कुल छूट सकता है, लेकिन देखिए ऐसे क्वेश्चन में तुरंत आपको निकालना है मिसाइल, और इसमें आपको लगाना है मिसाइल मेथड। कैसे, तो जरा गौर कीजिएगा। देखिए कहा जा रहा है कि 10 संख्याओं का औसत दिया गया है 30, ठीक है। अब कहा जा रहा है कि यदि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो इसका नया औसत क्या होगा। मतलब 10 संख्याओं का औसत आपको कितना दिया गया है 30 दिया गया है, और याद रखिएगा ये आपका औसत है। अब कहा जा रहा है कि प्रत्येक संख्या में, मतलब जो इधर आपको संख्या दिया होगा सब में अगर 5 जोड़ दिया जाए तो कहा जा रहा है कि नया औसत क्या होगा। सब में 5 जोड़ दिया जाए तो आप उधर मत जोड़िए, सीधा जो एवरेज दिया गया है 30 आपका, इसी में आप 5 को जोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका 35, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। सपोज दैट अगर ये क्वेश्चन आपका ना पूछता, आपको ये कहता कि 10 संख्याओं का औसत आपको 30 दिया गया है, तद अनुसार यदि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए के जगह पर यह कहता कि 5 को अगर गुना कर दिया जाए तो आपको कहता है कि नया औसत क्या होगा। तो सीधा दोस्तों क्या करना है कि औसत में ही आप इसको गुना कर देते, तो आपका कितना हो जाता 5 तिरिक 15, 150 हो जाता। तो हमेशा याद रखिएगा जब भी कभी एवरेज का क्वेश्चन दिखे और आपको ये कहे कि सभी संख्याओं में 2 घटा दिया जाए, 2 जोड़ दिया जाए, 10 गुना कर दिया जाए, कुछ भी कहे, आपको क्या करना है कि जो सभी संख्याओं में कहा जा रहा है वही आपको डायरेक्ट जाकर के आपको एवरेज में कर देना है, आंसर आपका आ जाना है। सीधा सीधा मिसाइल मारेंगे तुरंत आंसर आपका आ जाएगा, एग्जैक्ट आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए नेक्स्ट आपके सामने आ चुका है, प्रश्न क्वेश्चन नंबर 30, और आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है। कहा जा रहा है कि ए किसी काम को 36 दिनों में कर सकता है, ठीक है। यानी एक कोई व्यक्ति है ए, और ये कितने दिनों में एक काम को कर सकता है, तो आपके 36 दिनों में कर सकता है। मतलब ये क्या है, आप कह सकते हैं कि ये आपका समय है, क्योंकि दिन दिया गया है तो ये आपका समय होगा। अगला कहा जा रहा है कि बी उसी काम को 12 दिनों में कर सकता है। मतलब बी कोई एक व्यक्ति है और ये इस काम को कितने दिनों में कर सकता है, तो 12 दिनों में। ये आपका क्या कहलाएगा समय, क्योंकि 12 दिन में कर रहे हैं तो आप समय ले रहे हैं 12 दिनों का। अगर वे इन काम को एक साथ मिलकर करते तो वे कितने दिनों में काम को पूरा करने में सक्षम होता। साथियों आप मुझे ये बताइए कि जब आप कहीं पर भी काम करते हैं तो आप अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग काम करते हैं, जितना कि आपकी क्षमता होती है। और मैंने आपको बताया था कि जब भी कभी आपको समय दिया रहे तो समय का उल्टा होता है क्षमता। मतलब अगर आपको 36 दिया गया है, इसका क्षमता निकालिएगा तो 1/, आपका 36 हो जाएगा, क्योंकि क्षमता उल्टा होता है। अब कहा जा रहा है कि दोनों जो व्यक्ति है एक ही साथ काम करता है तो दोनों की क्षमता को जोड़ देंगे तो ज़्यादा काम होगा। तो कहा जा रहा है कि दोनों व्यक्ति एक ही साथ काम करता है, तो यहाँ पर बी जो है ये 12 दिनों का समय लेता है, और इसका अगर हम लोग क्षमता निकालेंगे तो 1/, आपका क्या हो जाएगा, आपका 12 हो जाएगा। क्षमता निकाल दिए, अब दोनों की क्षमता मिल करके काम होगी तो आप क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना हो जाएगा इसका 36, ऊपर 1 होगा प्लस 12 तिरिक 36 आपका 3 होगा, ऊपर आपका 3 1 4 बट्टे आपका 36, 4 से काटेंगे, 4 से काटेंगे 9 बार में कटेगा 1/, आपका 9। लेकिन ये तो आपका निकल गया दोस्तों क्या, क्षमता निकल गया। अब क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि वह कितने दिनों में काम करेगा, यहाँ पर पूछा जा रहा है समय। क्या पूछा जा रहा है, समय। तो अगर समय का उल्टा क्षमता होता है तो आप ये भी कह सकते हैं कि क्षमता का उल्टा आपका समय होगा। अगर समय का उल्टा क्षमता है तो क्षमता का उल्टा आपका समय भी होगा। तो यहाँ पर आपने 1/9 निकाला हुआ है, ये आपका क्या है, इनका क्षमता है, और इसी को पलट देंगे तो आपका क्या बन जाएगा 9, और 9 क्या कहलाएगा, आंसर कहलाएगा। मतलब 9 दिनों में ये दोनों व्यक्ति मिलकर के काम कर सकता है। तो साथियों आज आपका सेशन खत्म होता है, मिलते हैं अगले क्लास में
चैनल पर पहली बार विजिट किए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि नेक्स्ट आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिले, क्योंकि स्पेशल कार्यालय परिचारी की ही आपको तैयारी कराई जा रही है। अदर किसी भी तरह का कोर्स अभी आपका नहीं चल रहा है। तो आप सभी लोग 7050513705 पे कॉल या SMS करके इंक्वायरी ले सकते हैं, एक सही गाइडेंस के साथ तैयारी करने के लिए, सही डायरेक्शन में किस टॉपिक को पढ़ना है, किस टॉपिक को छोड़ना है, ये सारी चीज़ें आपको बैच में बताई जाती है। वहाँ पर क्या होता है कि BSSC कार्यालय परिचारी की अगर बात करें तो इसमें आपके कुछ खास टॉपिक है और कंप्लीट इसका सिलेबस भी अलग है। इसमें अलग अलग टॉपिक आपको दिए गए हैं, जो कि सभी टॉपिक को नहीं पढ़ना है तो किस टॉपिक को पढ़ना है, किस टॉपिक को छोड़ना है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आएगा। और इसमें खास बात यह है कि अगर आप हिंदी में भी जाएंगे तो हिंदी में भी क्या है कि आपका जो है 10th के NCERT से क्वेश्चन आपका आना है, जिसका कि कंप्लीट आपको कलेक्शन आपको दिया जा रहा है। चाहे आपका राइटर का नाम हो या कुछ आपका हाईलाइटेड आपका टॉपिक हो या हाईलाइटेड आपका लाइन हो, जो कि आपके 10th के आपके बुक से है, तो ये कंप्लीट आपको चीज़ें प्रोवाइड किया जा रहा है। तो आप बैच के अंतर्गत ज्वाइन होकर के आप सभी चीज़ों को बेहतर तरीका से कवर कर सकते हैं, क्योंकि सभी कुछ यूट्यूब पर आपका पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जितने भी आपका थियोरटिकल्स मटेरियल्स आएगा ये सब कुछ आपको बैच में ही आपका जाएगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में। और टेस्ट वगैरह जो भी आपका होता है ये टोटल आपका बैच में ही चलता है। कल ही आप सभी लोगों को नोट्स आपको दिया गया है, जिसमें कि ऑल सब्जेक्ट का आप उसको निकाल करके सामने रख करके भी आप तैयारी कर सकते हैं। तो मिलते हैं साथियों अगले क्लास में। 7050513705 पे आप कॉल या SMS करके इंक्वायरी ले सकते हैं। मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।